Yes. How many candidates? 79. So let's wait for 10-20 seconds and then we will continue with the sessions. Perfect. Okay, sir. Gurpreet, anything else to take care of? Sir, everything's fine. Okay, so language in which all are comfortable is English. So please let me know if I need to mix English with Hindi or any other language. Because I'm comfortable in English and Hindi. So Sir, please Hindi let and me know. English. Yes, sir, sure. Hindi. English works? Hindi, sir. Hindi? Okay. Sir, combine. Both English and Hindi. Perfect. Got it. So we'll discuss in the combined language, right? Yes, sir. Yes. Gurpreet, can you please confirm? I hope my slide is clearly visible. Yeah, visible, sir, visible. Perfect. So now, small request to all the participants, please keep your camera on. I understood, keeping camera on for a longer period of time, it's a bit difficult, right? आज मैं आप लोगों को देश से जोड़ने की कोशिश करूंगा। इंडिया का जो विजन है 2047 को लेके, जो भारत का अमृत काल जो शुरू हो चुका है, मैं आप लोगों को कोशिश और सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर आवाज ब्रेक हो रही है। सर, वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस इज नॉट क्लियर। नहीं सर, नो सर, क्लियर। ब्रेक हो रही है सर। सर, आवाज नहीं आ रही है, ब्रेक हो Disturbance रही in your voice. Just a minute. Yeah, there is a Yeah, just a disturbance in minute. your voice. Disturbance? You are not audible properly, sir. Okay, just give me a minute. Yeah, can you please confirm अब आवाज मेरी आ रही है clearly? Yes, sir. Clear. यस सर, Yes, sir. So technology is always boom and curse for all of us. Technology का जितना benefit होता है उतना ही थोड़ा सा demerit भी होता है. And we as a country is continuously trying to upgrade our technology. And आप सभी लोग ऐसी इंडस्ट्री से नाता रखते हैं जिसका टेक्नोलॉजी से तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, राइट? So can we start? Gurpreet? यस सर। I hope हम लोग Yes, sir. online Yes, sir. We can. YouTube पे and all the channels. नहीं? Yes, sir. We can. Perfect. So I can just give a relaxation to Gurpreet by the permission of all. Gurpreet can able to keep the camera off because I understood the workload of Gurpreet. So Gurpreet, whenever you require, you please take a break, right? ओके तो हम लोग शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। आज के सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव मेरा बहुत क्लियर है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बधाई दूंगा। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट एवरीवन कि आप लोग ऐसी इंडस्ट्री में एंटर होने जा रहे हैं। आप लोग ऐसी इंडस्ट्री से कुछ लोग ऑलरेडी उसमें काम कर रहे हैं, जिसका कि फ्यूचर कैसे ब्राइट है ये मैं बताता हूँ। द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया जो अभी एस्टिमेट किया गया है दैट इज समवेयर अराउंड 6.5% to 7%। मतलब भारत देश की अगर मैं देखूं कि किस रेट से ग्रो करेगा तो वो लगभग 7% है। इनफैक्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी अभी देश का जो ग्रोथ रेट है वो लगभग 7% दिया है। कोई मुझे क्लास में बता सकता है, मतलब सॉरी जो
ऑनलाइन मेरे साथ है, कोई मुझे बता सकता है कि जिस इंडस्ट्री में आप एंटर हो रहे हैं उसका ग्रोथ रेट कितना है? अच्छा चलिए मैं बताता हूँ। जरा सोचिए, देश प्रगति कर रहा है 7% से। जिस इंडस्ट्री में आप हैं वो इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट है 20%। आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि जिस इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट 20% है, उस इंडस्ट्री में आपका कंट्रीब्यूशन क्या होगा। आप समझ रहे होंगे कि किस रेट से इंडिया में बैंकिंग इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। हम लोगों ने 2023 के बजट में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत क्लियर विजन सेट किया है। 2047 तक हम लोग अमृत काल जो समय जो चलेगा, उस समय हम लोग भारत में कई सारी गतिविधियां देखेंगे। वो गतिविधि मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि आप म्यूट कर दीजिए खुद को, आप सिर्फ मेरी आवाज सुनिए। आप सभी लोग म्यूट कर दीजिए खुद को, मुझे मत करिएगा, आप खुद को म्यूट कर लीजिएगा। परफेक्ट परफेक्ट। तो इस इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है वो 20% है। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू बीइंग अ मेंबर, बीइंग अ सिटीजन एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंडस्ट्री? आने वाले समय में आप ही लोग इस देश को का फाइनेंशियल रेगुलेशन संभालेंगे। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो आने वाले समय में किसी ना किसी एक बैंक का, किसी ना किसी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का, किसी ना किसी एक नियो बैंक का, किसी ना किसी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का, किसी ना किसी एक पेमेंट बैंक का जनरल मैनेजर या सीईओ बनेगा। और जब आप देश को अपनी कंपनी से जोड़ेंगे, जब आप अपनी इंडस्ट्री को जब देश से जोड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि हाउ मच रेलिवेंट योर परफॉर्मेंस इज एंड हाउ मच रेलिवेंट योर इंडस्ट्री इज परफॉर्मिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देश तो प्रगति कर रहा है, 7% हमारा ग्रोथ रेट है। हम लोगों ने टारगेट सेट किया है कि हमको, वी आर अप्रोक्सीमेट ऑन द 3 ट्रिलियन बैंडविड्थ। हमारा टारगेट है कि हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचे। जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो एक बेंचमार्क है, हम लोग वहां तक पहुंचे। हमारा विजन बहुत क्लियर है 2047 तक। हमारा विजन है कि हम देश को उन विकसित देशों की कैटेगरी में ला सके जहां पे भारत देश को भी उसी नजरिए से देखा जाए जिस तरीके से, जिस नजरिए से हम लोग दूसरे देशों को देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम ऐसा समझिए कि दोगुना से ज्यादा होगा। अगर इंडिया का पर कैपिटा इनकम 2 गुना से ज्यादा होगा, इसका मतलब कि लोगों के पास पैसा भी होगा। लोगों के पास पैसा होगा, इसका मतलब यह हुआ कि उनका पैसा किसी ना किसी बैंक अकाउंट में जरूर होगा, क्योंकि गवर्नमेंट इज ऑल्सो मोटिवेटिंग टू हैव मनी इन द बैंक अकाउंट इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट इन योर पॉकेट। सरकार भी कहती है कि आप लोग पैसा जेब में ना रखें, पॉकेट में ना रखें, आप लोग पैसा अपने बैंक अकाउंट में रखें। उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। समय अगर मुझे अलाउ करेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि सरकार ऐसा क्यों सोचती है। अब बात आती है कि मेरा क्या किरदार है। मतलब देश ने तो सेट कर लिया कि 2047 तक वी विल बिकम द डेवलप्ड नेशन, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ रेट होना है। द बेस्ट पार्ट इज अबाउट दिस अमृत काल। पूरे अमृत काल का बेस्ट पार्ट ये है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ग्रो करेगा, इंडिया में लोगों को नई अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, और हमारे पास नए बिजनेस के आयाम भी होंगे। नए बिजनेस के आयाम, कई विद्वान मानते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है, बैंकिंग और फाइनेंस की जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री बहुत इंसुलेटेड इंडस्ट्री है। अब इंसुलेटेड इंडस्ट्री क्यों बोला गया, उसका पीछे मैं रीजन बताता हूं। इंसुलेटेड इंडस्ट्री इसलिए बोला गया क्योंकि बैंक दूसरे बिजनेस पे डिपेंड नहीं है, दूसरे बिजनेस बैंक्स पे डिपेंड है। इसलिए जब आप बैंकिंग में प्लस माइनस देखते हैं तो वो किस वजह से होता है? वो इस वजह से होता है कि अगर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने बेस रेट चेंज कर दिया तो आप बैंकिंग इंडस्ट्री में प्लस माइनस देखेंगे। अब आप समझिए कि इंडस्ट्री का वैल्यूएशन कितना है। इस इंडस्ट्री का वैल्यूएशन मोर देन 2 लाख करोड़ है।
2 लाख करोड़ से ज्यादा की ये इंडस्ट्री है। आप लोगों के लिए इसमें पैसे की कोई कमी नहीं है। एक बात मैं बहुत क्लियरली बता दूं, आप में जितनी काबिलियत है इस इंडस्ट्री से आप उतना पैसा कमा सकते हैं। ये मैं देख चुका हूं, मुझे विश्वास भी है, और जिस तरह से इस देश ने आगे अपने गाइडलाइंस और रूट्स बनाए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा इस इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन होगा 2047 तक। और इसी के साथ साथ आपका किरदार भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नाउ व्हाट इज माय रोल व्हेन आई एम सेइंग दैट वी आर लिविंग इन द अमृत काल? व्हाट इज माय रोल? आई होप requesting everyone to please mute themselves so that I can. माझं काम 12 वाजले कारण मला जाऊन झोपायचं. आणि तुम्ही आले मी एक प्रभा, please mute yourself. वस्तू सुद्धा ती घरात पूर्ण घेऊन प्रभा, सगळे लोक ऐकून आणि माझी तिथली घरमालकी नाही हैदराबादची. प्रभा, माहिती तिच्या टीव्ही समोर नाही एवढा Do we have any rights so that we can ask everyone to mute? please can you ask? Gurpreet, can you please make me co-host so that I can? Yes, sir. Just a minute. Rest of the students. Just. We will do a co-host. मसाल्याचा डब्बा, तेलाची कॅन आणि फळ. मला एवढ्याच गोष्टी आवडत जेवणाचे भांडे जी तयार केली मला माझ्या I'm seriously apologize. Sorry for what- interruption, sir. Sorry. No, perfectly understood. In Yeah, fact, this should I'm not really be sorry. No, it's okay, perfectly fine. Okay, so where we are? Yes, so we are discussing कि what is my role. देखो, देश प्रगति कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक डेटा ये बताता है कि कंट्री इज ग्रोइंग विथ एक्सपेक्टेड ग्रोथ 7%, और बैंकिंग इंडस्ट्री का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर वो देश के परफॉर्मेंस से अगर बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंकिंग इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि दिस इंडस्ट्री इज हैविंग सफिशिएंट मनी टू गिव यू, तो आप लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी, दिस आई एम 100% श्योर, राइट? नेक्स्ट इज व्हाट इज माय रोल। अब मेरा क्या किरदार है अगर देश प्रगति कर रहा है, बैंकिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, अब इसमें मेरा क्या योगदान है? अमृत काल चल रहा है, इस आजादी के अमृत काल में मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूंगा, अब आप वो समझिएगा, और मुझे करना क्या होगा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैं जो बोल रहा हूं मैं ये समझ के बोल रहा हूं कि मैं भी एक स्टूडेंट हूं आपकी तरह, जो कि BIFS एकेडमी से पढ़ाई कर रहा है, और इस एकेडमी से पढ़ाई करने के बाद कुछ समय बाद मैं इस इंडस्ट्री में एंटर होऊंगा, और इस इंडस्ट्री में एंटर होने के बाद मेरा क्या किरदार रहेगा, जिससे कि मैं आने वाले समय में किसी ना किसी एक अच्छी कंपनी का CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकूं, राइट? सबका विजन रहता है, सबका ऑब्जेक्टिव रहता है। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ यहाँ पे हैं, सबका विजन रहता है कि अगर वो आज इन्वेस्टमेंट बैंकर है तो उसका विजन रहेगा कि काश मैं ब्रांच मैनेजर बन जाऊं। यू नो व्हाट फैसिनेट्स समवन टू बिकम द ब्रांच मैनेजर? बताइए, कोई मुझे बताएगा कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से यू नो हाउ दैट मोटिवेट्स मी टू बिकम द ब्रांच मैनेजर ऑफ एनी बैंक? सैलरी इज वन पार्ट, और क्या होता है? टाइप ऑफ लग्जरी he or she is enjoying. Anyone else here? Position. Position. Position what है sir? Sorry. Position. Position is important. What else? Sir, perk and allowances. Respect, Perk बहुत अच्छा रहता है, और क्या रहता है? designation, Designation बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो पोजीशन ही हो गया। अच्छा, आप लोगों को रिस्पेक्ट बहुत होता है। अच्छा,
आप लोगों को बता दूं कि ये जो पोजीशन है, ये जो पर्क है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, एक समय था देश में जब आ, ऐसा माना जाता था कि बैंकिंग वाले जो प्रोफेशन है दैट इज वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोफेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, ऐसा पेरेंट्स मानते थे। एक समय था जब बैंक का जो काम होता था वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता था, दैट इज फ्रॉम 9 to 5 जॉब, जिसमें बैंक्स बहुत फेमस होते थे। पेरेंट्स का एक सिंपल टारगेट होता था कि मेरे बच्चे किसी ना किसी बैंक में जाएं और उसमें अच्छा परफॉर्म करें, बस यही ऑब्जेक्टिव। अब 2024 में ये समय बिल्कुल बदल चुका है। अगर क्लास में बैठा हुआ कोई भी स्टूडेंट कभी ना कभी किसी बैंक में काम किया होगा तो वो मेरी बात को समझ पाएगा। अब बैंक का रोल 9 to 5 वाला जॉब नहीं है। अब बैंक का रोल सुबह कितने बजे होगा वो फिक्स है, खत्म कितने बजे होगा वो फिक्स नहीं है। कई बार रात को 9 भी बज सकते हैं, कई बार रात को 10 भी बज सकते हैं। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कई सारे स्टूडेंट्स शायद किसी ऑफिस से ज्वाइन किया है उन लोगों ने। मुझे लगता है मैं जो देख पा रहा हूँ, वर्षा, आई थिंक वर्षा यू ज्वाइन फ्रॉम सम ऑफिस, राइट? Yes, sir. यस, ओके। सो बैंक का जॉब अब वैसा जॉब नहीं रहा। बैंक का जॉब इज नाउ हाईली कॉम्पिटिटिव। ये जो मैं आपको 20% का जो ग्रोथ रेट बता रहा हूँ ना बैंकिंग इंडस्ट्री में, उसका रीजन यही है। नाउ द पैशन फॉर डूइंग एंड सेविंग मनी, द पैशन फॉर इन्वेस्टिंग मनी फॉर योर क्लाइंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि आने वाले समय में लोगों के पास पैसा होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, लोगों के खर्चे बढ़ेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि बैंक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगले 25 साल तक। ये बात फिक्स मानिएगा। एंड आई थिंक आप लोग और मैं इसीलिए फॉर्चुनेट है कि हम लोग इसके विटनेस होंगे कि जो अमृत काल हम लोगों ने देखा, मतलब आजादी के 100 साल कंप्लीट होने के लिए जो हम लोगों ने 25 साल की जो प्रिपरेशन करी है इस देश के लिए, आप और हम उसके गवाह होंगे कि 2047 के बाद जब कोई पूछा जाएगा कि हम लोगों ने ऐसा किया क्या, तो आप और हम लोग बता पाएंगे कि देश ने पिछले 25 सालों में किया क्या, जिससे कि हमको 100 सालों में हम लोग जिस प्रगति पे पहुंच गए, जो प्रगति हमारी देश की है। मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि मेरा किरदार कैसे महत्वपूर्ण है, मतलब व्हाट शुड आई डू, बिकॉज आई वांट टू विटनेस, आई वांट टू बी अ स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ दिस अमृत काल। उसमें आप और मैं कैसे इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, उसमें जो मैं क्लास में देख पा रहा हूँ, प्रतीक्षा इज हियर, मेघना इज हियर, गोपाल इज हियर, विश्वजीत इज हियर, सुनीता इज हियर। आप और मेरा रोल क्या है? कामिनी इज हियर। आप और मेरा रोल क्या है? मेरा रोल ये है, बहुत सिंपल सा रोल है। आपको एक बहुत सिंपल सा टास्क करना है, जिस टास्क से आप इस अमृत काल के सबसे महत्वपूर्ण किरदार हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो आपने जो डिसाइड किया that you should be in the banking industry, that itself says that you are planning to make your career on the brighter note. जब आपने ये डिसाइड कर लिया था कि आप बैंकिंग इंडस्ट्री में जाएंगे, तभी आपने डिसाइड कर लिया था कि आप अमृत काल के सबसे महत्वपूर्ण किरदार होंगे। पहली बात। दूसरी बात, मुझे करना क्या होगा? अब मैं आपको बताता हूं करना क्या होगा। आपको करना सिर्फ ये होगा कि आपको अपना ग्रोथ रेट 3 चीजों से अलाइन करना है, राइट? बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। आपको अपना ग्रोथ रेट 3 चीजों से अलाइन करना है। पहला, मेरा ग्रोथ रेट मुझे कंपनी के ग्रोथ रेट से अलाइन करना है। ठीक है, मैंने आपको बोला आपको अपना ग्रोथ रेट 3 चीजों के ग्रोथ रेट से अलाइन करना है। पहला, मुझे अलाइन करना है जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं उस कंपनी का ग्रोथ रेट कितना है। मेरी जो कंपनी जिस इंडस्ट्री में आती है, दैट इज बैंकिंग इंडस्ट्री या फाइनेंस इंडस्ट्री, आप लोग देखेंगे उस इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट कितना है, जो कि मैंने बताया 20%। तीसरा, आपको अलाइन करना है कि इस देश का ग्रोथ रेट कितना है। तो देश का ग्रोथ रेट लगभग जो अगले साल के लिए जो प्रोजेक्टेड है, दैट इज समवेयर अराउंड 6.5%। तो साथ मानो मैक्सिमम हुआ तो 7.2% होगा, 7.2% से ज्यादा नहीं होगा। एंड 7.2% इज वेरी गुड इन प्रेजेंट सिचुएशन। आज के
इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए 7.2% या 7% बहुत अच्छा ग्रोथ रेट। अब बात सुनिए आगे की कि आप कंपनी के ग्रोथ रेट से कैसे अलाइन करेंगे। बहुत सिंपल सा है। आपने अपनी जब आप पहला आपको जॉब मिलेगा किसी भी बैंक में या किसी भी फाइनेंस कंपनी में, आप अपना 100% देंगे। वो जो 100% देंगे वो आपका ग्रोथ हो जाएगा, ग्रोथ रेट हो जाएगा। मानिए एक एग्जांपल देता हूं कि आपने कंपनी के लिए 10 क्लाइंट डेवलप करे। बैंक के लिए आप जिस बैंक में आपका सिलेक्शन हुआ 10 क्लाइंट आप लोगों ने डेवलप करे। या ऐसे मानिए अगर कोई पर्सनल बैंकर बना तो आपने 10 क्लाइंट के फाइनेंस को देश की प्रगति से ज्यादा इंक्रीज करवाया, मतलब उसको कम से कम 10 से 12% का रिटर्न उसके इन्वेस्टमेंट पे दिलवाया। ये आपका बेस हो गया। अब आपका टारगेट होना चाहिए कि अगले साल आपका जो ग्रोथ रेट है वो लगभग 20% से कम नहीं होना चाहिए। और वो 20% इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपकी इंडस्ट्री का ही ग्रोथ रेट 20% है। इसका मतलब ये मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग म्यूट कर लीजिए। 20% मैक्सिमम ग्रोथ रेट है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी जस्ट तू तुला नव्हता तुझ्या हाताला अशी असते ती तशी असते पाल असते पाल माळ चुडे तुला रस्त्यामधून रस्त्याने गेला काय शिद्धा काय झाली ती ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 20% ग्रोथ रेट में इंडस्ट्री का बोल रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी बैंक्स हैं इस पूरे मार्केट में, उन बैंक्स के जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सब फोर्स लगा रहे हैं कि पूरी इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट 20% हो। इसका मतलब कि आपका भी जो प्रेशर है जो आप अपनी कंपनी में लगाओगे वो कम से कम 20% का होना चाहिए, तब आप अपनी कंपनी में कुछ कंट्रीब्यूट करोगे। तीसरा, आपके खुद के ग्रोथ को इस देश के ग्रोथ रेट से अलाइन करना है, जो कि बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से हो जाता है। तो आपको अपने ग्रोथ रेट को इन 3 चीजों से अलाइन करना है। तो आप समझ जाइएगा कि यू आर ऑन द करेक्ट पाथ। आप उस इंडस्ट्री में सेफ हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग वेरी स्ट्रांगली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस नेशन। यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग वेरी स्ट्रांगली फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ योर इंडस्ट्री, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ योर कंपनी, राइट। और कंपनी आपको इसीलिए सिलेक्ट करेगी जिससे कि आप कंपनी की वैल्यू बढ़ाओ, और वैल्यू आप तभी बढ़ा पाओगे जब आप अपनी ग्रोथ रेट इन 3 चीजों से अलाइन कर दोगे। आज मैं आप लोगों को बहुत अच्छा मंत्र बता रहा हूं कि बैंकिंग इंडस्ट्री में एंटर होना भी मुश्किल है और बैंकिंग इंडस्ट्री में परफॉर्म करना भी मुश्किल है, मगर एक बार अगर आपने सिचुएशन समझ ली, मैंने बताया इस इंडस्ट्री में वी आर हैविंग सफिशिएंट मनी टू गिव यू। इस इंडस्ट्री में पैसे की कोई कमी नहीं है, राइट। और इस इंडस्ट्री में आपको देने के लिए पर्याप्त पैसा है। आपको सिर्फ करना यह है कि आपको ईमानदारी से, 2024 में भी ईमानदारी चलती है इस इंडस्ट्री में, आपको ईमानदारी से लोगों के पैसे को सही जगह लगाना है, जो कि इन्वेस्टर बैंकिंग का काम होता है, जो बैंकिंग इन्वेस्टर्स होते हैं उनका काम होता है, और पैसे को सही तरीके से मॉनिटर करना है, जो कि पर्सनल बैंकर्स का काम होता है। ये बैंक्स के अंदर कई सारे रोल्स होते हैं। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो 2047 का जो विजन है उसमें हम लोग कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये तो मैंने जो आप लोगों से बात करी, ये बात ऐसी थी कि हम लोगों को करना क्या होगा, मेरा बीइंग एन इंडिविजुअल मेरा क्या रोल रहेगा। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इस इंडस्ट्री में और क्या क्या चीजें हैं जहां पे आप अपने करियर को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। पहला है जो मैंने आप लोगों को अभी डिस्कशन में बोला, दैट दिस इंडस्ट्री इज एन इंसुलेटेड सेक्टर। व्हाई आई एम कॉलिंग इट इंसुलेटेड सेक्टर? आणि मला कसं अन्न झालेल्या भाज्यांच्या ह्या भाजी किती वेळा होती प्रभा, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ प्रभा? Yeah. So this industry is a insulated industry. Why I'm calling it insulated industry? Because ये industry doesn't depend much on the other business, but yes, other business are directly depends on this
banking industry. And the performance of banking industry basically affects other business, right? So that's why many thinkers were considering this industry as an insulated industry. Now, आप लोगों ने देखा होगा 2014 के बाद से डिजिटल पेमेंट का जो ग्रोथ रेट है वो लगभग 65% हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2026 तक। जहां तक मैं आप लोगों का फ्यूचर, जो मेरी कैलकुलेशन कहती है कि 2024 में आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आप लोग प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो Yes. डिजिटल पेमेंट का जो ग्रोथ रेट है वो 65% है 2026 तक, ऐसा प्रिडिक्शन लगाया गया है। ऐसा बीसीजी ने प्रिडिक्ट किया है कि 2026 तक 65% हम लोग ग्रो कर जाएंगे इंडिया में। अब आप देखिए 65% का ग्रोथ रेट ये कहता है कि ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है, मतलब इंडस्ट्री के अंदर भी ये वो सेक्टर है जहां आप लोग बहुत अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। कौन सा सेक्टर है? दैट इज डिजिटल पेमेंट, राइट? तो अगर कोई स्टूडेंट अपना परफेक्शन डिजिटल पेमेंट में कर ले तो वो बैंकिंग सेक्टर में मुझे ऐसा लगता है 2026 तक वो सेटल्ड हो जाएगा, और 2026 के बाद 65% मुझे लगता है बहुत होता है। मेरी कैलकुलेशन में तो 20% ग्रोथ रेट बैंकिंग इंडस्ट्री का ही सफिशिएंट है, बहुत सफिशिएंट है, और 65% डिजिटल पेमेंट में तो मोर देन सफिशिएंट। अब रफ कैलकुलेशन में ऐसी समझिए कि बैंकिंग इंडस्ट्री के ग्रोथ का 3 टाइम्स, 3 गुना हमारा डिजिटल पेमेंट का ग्रोथ रहेगा बाय 2026, ऐसा बीसीजी कंसल्टिंग कहती है। ना आरबीआई कहती है कि इस इंडस्ट्री, मैंने आप लोगों को बताया ना कि इस इंडस्ट्री में पैसे की कोई कमी नहीं है, वी हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी इन दिस इंडस्ट्री, राइट? और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप पॉइंट नंबर 3 देखेंगे तो मैंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस इंडस्ट्री इज समवेयर अराउंड 2.04 लाख करोड़, राइट? मोर देन 2 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन है इस सेक्टर से। और मुझे लगता है कि किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बैंकिंग सेक्टर का इतना कंट्रीब्यूशन होना अपने आप में ये प्रूव करता है कि उस देश का बिजनेस कैसा चलता होगा, उस देश का व्यवसाय किस रेट से ग्रो होता होगा, उस देश के लोग सोचते कैसा है। अच्छा, आप लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे कि पिछले 10 सालों में लोगों का बैंकिंग बिहेवियर चेंज तो हुआ है। आप लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? पिछले 10 सालों में देश में लोगों का बैंकिंग बिहेवियर चेंज हुआ है। सहमत हैं? Yes, sir. Yes. सही है. अच्छा, आप मेरी इस बात से भी सहमत होंगे कि इनफैक्ट इस बार के बजट में हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने एक अलग से डिस्कशन किया है, और वो डिस्कशन फाइनेंशियल लिटरेसी पे है। तो उस पे आरबीआई का भी ध्यान है फाइनेंशियल लिटरेसी पे। अच्छा देखिए, देश के पास, लोगों के पास पैसा है, मगर उस पैसे को यूज कैसे करना है, सही जगह रखना कैसे है, कितने समय के लिए रखना है, ये आप और हम जैसे एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं, राइट? इसीलिए आपको तैयार किया जा रहा है कि आप तैयार होइए, और देश में जब आप किसी भी इंडिविजुअल का अकाउंट हैंडल करेंगे तो पूरी ईमानदारी से आप उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट देने की कोशिश करना। आप ये मत सोचना कि उसमें आपका बेनिफिट क्या है। मैंने आपको बोला इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, इस इंडस्ट्री में ये बहुत टेक्निकल इंडस्ट्री है, कोई नॉर्मल इंडिविजुअल इस इंडस्ट्री में एंटर नहीं हो सकता। आप लोग भी मेरी इस बात से सहमत रहेंगे। ये इंडस्ट्री बहुत टेक्निकल इंडस्ट्री है, इसका मतलब कि हमको एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है, और मुझे लगता है कि एक्सपर्टाइज की जरूरत थी, इसीलिए आप एकेडमी से जुड़े, और आपको इस एकेडमी से जो बेनिफिट होगा आपको इस बात का रिफ्लेक्शन आने वाले 6 महीने या 1 साल में जरूर फील होगा। तो अगला पॉइंट नंबर 4, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नाउ, जैसा मैंने बताया कि हमारा डिजिटल पेमेंट 65% से 2026 तक 65% हो जाएगा। अब जो कि ग्रोथ रेट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ग्रोथ रेट इज कंपैरेटिवली हायर, ठीक है? और ऐसा देश के लिए और जरूरी क्यों है? अगर डिजिटल पेमेंट 65% हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रेडिशनल मोड ऑफ पेमेंट्स है इंडिया में,
ट्रेडिशनल मोड ऑफ पेमेंट क्या है? ट्रेडिशनल मोड ऑफ पेमेंट इज थ्रू कैश। कैश का पेमेंट आने वाले समय में और कम हो जाएगा, और सरकार यही चाहती है, आरबीआई यही चाहती है। आप लोगों को भी पता है, एक जो नोट होता है 500 रुपीज का, 100 रुपीज का, 200 रुपीज का, 50 रुपीज का, उस नोट को मैन्युफैक्चर होने में देश का बहुत अमाउंट पैसा लगता है। तो देश सरकार ये चाहती है कि आप लोग उस पैसे को यूज ना करें, उस पैसे को आप सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही यूज करें। और क्या करें आप उस पैसे को यूज ना करके आप डिजिटल पेमेंट की तरफ जाइए। आप मुझे एक बात बताइए, आज इस देश में आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, मुझे 100% विश्वास है, अगर आपके वॉलेट में पैसा है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इस देश के किसी भी लोकेशन में कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो, चाहे वो वेजिटेबल खरीदना हो, या कहीं पे चाय पीना हो, या अपने शूज को पॉलिश करवाना हो, या आपको कार लेना हो। छोटे से छोटे खर्चों से लेके बड़े से बड़े एक्सपेंसेस तक देश ने ध्यान रखा है कि हम लोग डिजिटल पेमेंट की तरफ मूव करें। तो 2026 में मुझे ऐसा लगता है कि ये एक वो सेक्टर है जहां आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कंट्रीब्यूट करने की। तो डिजिटल पेमेंट में अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप अपना थोड़ा सा एक्सपर्टाइज डेवलप कर लेंगे डिजिटल पेमेंट में, तो मुझे लगता है कि आप अच्छा कर पाएंगे इस सेक्टर में। अगला, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो इंडियन डिजिटल कंज्यूमर्स हैं, राइट, वो आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं उसको यूएस डॉलर के टर्म्स में बताऊं तो 720 बिलियन बाय 2030। अब आप लोग ऐसे ही समझिए कि मेरा जो कैलकुलेशन है 720 बिलियन बाय 2030 और वो किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? दैट रिप्रेजेंटिंग नियरली 55% ऑफ द टोटल 1.3 ट्रिलियन डिजिटल लैंडिंग मार्केट, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि 2030 तक, अब 2030 क्यों महत्वपूर्ण है? कई मायनों में 2030 महत्वपूर्ण साल है। पहले मायने में तो ये है कि 2030 तक इंडिया ने कई बड़े बड़े विजन सेट करे। तो इंडिया के पास, अगर मैं अभी समझूं, तो सरकार और देश ने सबसे ब्रॉड विजन सेट किया 2047 तक का। 2047 तक हमारा मेजर विजन है। इंडिया में अभी कोई ऐसा विजन नहीं है जो कि 2047 के आगे का हो। तो 2047 हमारा सबसे बड़ा विजन। उसके बाद का जो विजन है वो 2030 का विजन है, क्योंकि हम लोगों ने कई सारे ऑब्जेक्टिव सेट करे थे, जिसमें आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, जीरो कार्बन एमिशन का हम लोगों का एक विजन है कि देश का जो पॉल्यूशन है उसको हम लोगों को कम करना है, कार्बन एमिशन जीरो करना है हमारे देश में। यही रीजन है कि इंडिया में अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, डिमांड फॉर हाइड्रोजन ड्रिवन vehicles, or demand for CNG gases vehicle are continuously increasing. That is an initiative which government has taken, and in fact government is providing subsidy in almost all the vehicles. Government is providing subsidy in almost all those equipments which are not emitting carbon component or carbon compound. तो हमारा देश का विजन है 2030 तक का, और इसके लिए बैंकिंग इंडस्ट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे रोल है, मैं उसका एक एग्जांपल देके बताता हूँ। पिछले 3 सालों में अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस अगर किसी इंडस्ट्री ने दिया है तो वो है एनर्जी सेक्टर। आप लोग भी मेरी इस बात से सहमत होंगे, चाहे वो एनर्जी सेक्टर सरकार का हो या एनर्जी सेक्टर प्राइवेट सेक्टर का हो, दोनों सेक्टरों में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चला है। अब आप एक बात समझिए कि अगर हमारा बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता तो क्या इतने सारे सोलर पैनल्स बनाने वाली कंपनीज इंडिया में ओपन हो पाती क्या? मुझे नहीं लगता कि संभव था। इसीलिए संभव हुआ क्योंकि हमारा बैंकिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि हम ऐसी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर पा रहे हैं जो इंडिया के विजन में हेल्प करे। अब आप लोग समझिए कैसे अलाइन होता है। हम लोगों ने 2030 का टारगेट सेट किया है कि 2030 तक इंडिया को जीरो एमिशन कंट्री अनाउंस करना है। अब जीरो एमिशन अनाउंस करने के लिए हमको करना क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा एनर्जी सेविंग और ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना होगा जिन कंपनीज का एमिशन कार्बन कंपाउंड नहीं होता। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी होती है
एनर्जी सेविंग, और जिसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर पैनल सभी आप लोगों ने देखा होगा। जो मैं आपसे बात कर रहा था, 3 सालों में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज जो ओपन हुए वो सोलर एनर्जी में हुई। अब सोचिए कि अगर बैंक इंडिया के स्ट्रांग नहीं होते या फाइनेंशियल कंपनीज स्ट्रांग नहीं होती, अगर आप मुझसे 3 साल पहले पूछते द बेस्ट मार्केट टू इन्वेस्ट, तो मैं आपको बहुत क्लियरली बोलता कि एनर्जी इज द सेक्टर जहां पे इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा रिटर्न निकला भी लोगों का। पिछले 2-3 सालों में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो इंडिया में वी आर हैविंग ए ह्यूज स्कोप इन इंडस्ट्री। तो जैसे अभी पिछले 2-3 सालों में जो जो परफॉर्मेंस एनर्जी सेक्टर ने दिया है, वही परफॉर्मेंस दूसरी इंडस्ट्रीज का भी रहेगा। क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अमृत काल के लिए एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट ये था कि लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज डेवलप होंगी। अब ये जो स्टेटमेंट है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी मतलब लोगों की इनकम लेवल बढ़ना। लोगों की इनकम लेवल बढ़ना इसका मतलब कि आप लोगों के पास ज्यादा काम आना। आप लोगों के पास काम ज्यादा इसलिए आएगा क्योंकि जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो आपकी तरफ देखते हैं कि इस इनकम का बेटर यूटिलाइजेशन मैं कैसे कर सकता हूं। तो आप लोगों को भी रेडी रहना होगा उन लोगों के पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करके, उन लोगों के पैसे को एक सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करके, और उनको सही सलाह देना। आज भी मैं बता रहा हूं आप लोगों को, 2024 जैसे साल में भी अगर आप जिस इंडस्ट्री में एंटर हो रहे हैं उस इंडस्ट्री में अगर आप बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको फ्लरिश होने में कोई नहीं रोक सकता। आप फ्लरिश करेंगे इस इंडस्ट्री में। बस आपको करना क्या है, आपको अपनी टेक्निकलिटीज स्ट्रॉन्ग करनी है। आप अपना सेक्टर आइडेंटिफाई कर लीजिए और बीच बीच में अपने सेक्टर चेंज मत करिएगा। अगर आपने एक बार डिजिटल पेमेंट में स्पेशलाइजेशन फिक्स कर लिया है कि मुझे डिजिटल पेमेंट में अपना फ्यूचर बनाना है, तो आप डिजिटल पेमेंट में ही परफेक्शन लाइए, तब आपकी वैल्यू होगी। जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई, 2026 तक तो डिजिटल पेमेंट 65% होगा। तो आप समझिए कि 2030 तक कितना होगा। 65% से तो ज्यादा ही होगा, और 65% से ज्यादा होगा इसका मतलब कि इतना मार्केट काफी होता है अपना बिजनेस करने की। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं अपनी बातों से आप लोगों को समझा पाया हूं कि जिस इंडस्ट्री में आप एंटर होना चाहते हैं उस इंडस्ट्री का आने वाले समय में इस अमृत काल में कैसे इंपॉर्टेंट रोल है। मैं आप सभी लोगों के क्वेश्चंस के आंसर, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप सभी लोगों के क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊं। एक बार मैं अपना कंटेंट पूरा कर लेता हूं, फिर अपन क्वेश्चन आंसर के लिए सेशन ओपन करेंगे, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ, अब ये जो मैंने इकोनॉमी की बात करी है कि इंडिया आने वाले समय में वर्ल्ड लीडर होगा, कई अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है कि इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड लीडर इन द कमिंग टाइम। India will reach to the position of 5 trillion economy. Aman, can you please mute? I hope. Yeah, thank you. So India will reach to the position of high growth rate or high GDP contribution in the world economy. So there are multiple reasons, there are multiple drivers that will help that how we can reach to the position. So out of which the first important sector is the fintech ecosystem, right? जो मैंने आप लोगों को बताया, ये फिनटेक का जो स्टोरी है, ये 2014 के बाद से स्टार्ट हुई। आप लोगों को भी पता है 2014 के बाद से फिनटेक इंडिया में इस तरह एंटर हो चुका है कि इवन, बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं जो बात आपसे कहने जा रहा हूं, फिनटेक, द रोल ऑफ फिनटेक इन इंडियन इकोनॉमी इज स्ट्रांगली एडियर, एंड इनफैक्ट आप ऐसे ही समझिए कि जो आज इनफैक्ट ग्रेजुएट भी नहीं है, इनफैक्ट 12th पास भी नहीं है, उनको भी पता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैसे होना है, उनको भी पता है कि वॉलेट को यूज कैसे करना है, उनको भी पता है कि जो फिनटेक कंपनीज है उससे पैसा मेरे खाते में कैसे आएगा और मेरे खाते से आपके खाते में कैसे जाएगा विद इन सेकेंड्स। ये बात उन लोगों को भी पता है। तो आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि हाउ टेक्निकली साउंड वी आर व्हेन इट कम्स टू द फाइनेंशियल सेक्टर एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पैरामीटर जो कि इंडिया को लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचने में हेल्प करेगा। उसमें पहला पॉइंट आता है फिनटेक का इकोसिस्टम। फिनटेक इज अ लेटेस्ट अपग्रेडेशन इन दिस इंडस्ट्री। अगर आप लोग डिजिटल पेमेंट के अलावा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में भी अपना परफेक्शन पकड़ते हैं, आप परफेक्शन रखते हैं,
तो आप लोगों की वैल्यू इस इंडस्ट्री में कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगी, ये बात बिल्कुल क्लियर है। नाउ सेकंड इज आइडेंटिफाई न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, इस मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स डेवलप हो चुके हैं, जिसे हम लोग मनी डेरिवेटिव्स भी कहते हैं, इन्वेस्टमेंट डेरिवेटिव्स भी कह सकते हैं। देयर आर सेवरल अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। कई कंपनीज कोट करती हैं कि अगर आप हमारे बैंक में पैसा जमा करोगे तो आई विल गिव यू अ एंश्योर 6% और 7% रिटर्न। तो अगर कोई बैंक आपको ये इंश्योर कर रही है कि 7% रिटर्न वो आपको देगा, इस बात से बिल्कुल निष्फिक्र रहिए कि बैंक इज एंटरटेनिंग मोर देन 10% इन दैट इन्वेस्टमेंट इन 1 ईयर। एक साल में वो बैंक आपके पैसे से 10% एंजॉय कर रही है, तभी वो आपको 7% दे पा रही है। मेरी बात से सहमत होंगे आप लोग? वो जो 3% का जो ब्रैकेट है, अब वो 3% का ब्रैकेट आप लोग समझिए, 3% के ब्रैकेट में बहुत सारे एक्सपेंसेस है, ठीक है? तो आप लोगों का रोल इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यदि आप इस इंडस्ट्री में नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर लेते, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इंडिया में सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस कौन सा है, कोई मुझे बताएगा? कई लोगों के इन्वेस्टमेंट होंगे आप लोगों के म्यूचुअल फंड। एसबीआई सर, कौन सा? एसबीआई, एसबीआई। एसबीआई सर। शाबाश शाबाश। इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल म्यूचुअल फंड हाउस इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, राइट? एसबीआई म्यूचुअल फंड का एक नया फंड उसने लॉन्च किया था, जो कि मुझे लगता है कि 12 अगस्त कल वो क्लोज हुआ है। उस फंड का नाम था इनोवेशन अपॉर्चुनिटी फंड। अब आप समझिए कि किस तरह के सेक्टर्स में वो फंडिंग हो रही है, किस तरह के सेक्टर्स में वो पैसा इन्वेस्ट होगा। इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज की जितनी भी कंपनीज है, उन कंपनीज में वो उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, उस फंड को इन्वेस्ट किया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनीज नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सकती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बीइंग ए बैंकर या बीइंग एन इन्वेस्टमेंट बैंकर या बीइंग अ पर्सनल बैंकर, बीइंग अ रिटेल बैंकर, एक बैंकिंग इंडस्ट्री का एम्प्लॉय होने के नाते ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि नई अपॉर्चुनिटीज आप डेवलप करके बैंक को दें। बैंक उसको पॉलिसी बनाएगा, फिर आप अपने कंज्यूमर को उसको सेल कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, आप लोगों का दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा अगर आप नई अपॉर्चुनिटीज डेवलप करने में आप कैपेबल हैं तो, राइट? नाउ दिस इज द वेरी गुड एंड वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, राइट? जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि अब बैंक वो नहीं है बैंक जो आज से 20 साल पहले हुआ करता था, आज से 25 साल पहले जिन बैंक्स का नाम हम लोग जानते थे, जिस बैंक्स को हम लोग देखा करते थे, अब वो बैंक नहीं है ना। बैंक्स आर हाईली कॉम्पिटिटिव, राइट? आप लोगों को भी पता है विच इज द बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया फ्रॉम मार्केट कैप पॉइंट ऑफ व्यू? शाबाश। So the best private bank in the market from the angle of market cap is HDFC Bank. अगर आप लोगों का कोई फ्रेंड या आप लोगों में से कोई HDFC बैंक में हो या कभी काम कर चुका हो, तो आप उससे पूछिएगा कि HDFC में वर्किंग स्टाइल क्या है, HDFC में वर्किंग स्ट्रैटेजीज क्या है, HDFC में कितना टाइम देना पड़ता है। तब आपको पता पड़ेगा कि अब बैंकिंग इंडस्ट्री में कोई संडे नहीं होता, कोई सैटरडे नहीं होता, कोई मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग कुछ नहीं होता। देयर मे बी सर्टेन सिचुएशंस जहां क्लाइंट शायद इवनिंग में फ्री होता हो, जब आप क्लाइंट से मिलोगे तो इट मे हैपन, ऐसा मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक बैंकर एक क्लाइंट को रात को 2:30 पे कॉल करता है, क्योंकि वो टाइम क्लाइंट ने उसको दिया था कि मैं फ्री हूंगा रात को 2:30 पे, मेरी फ्लाइट लैंड करेगी 2 बजे, लगभग 20 मिनट लगेगा मुझे घर पहुंचने में, मैं और 10 मिनट लगेगा मुझे रेडी होने में, मैं 2:30 पे आपसे बात कर सकता हूं। आप मानेंगे नहीं, उस बैंकर ने अपने क्लाइंट को रात को 2:30 पे फोन किया और जो भी उसको डिटेल्स चाहिए थी, जो भी उसको सजेस्ट करना था, वो उसको सजेस्ट किया। तो nowadays look at the competitive strength of this market. Now there is no specific time to sell the product. Now there is no specific time if you want to convince your consumer. उसने अगर बोला है कि मुझे इतने बजे बात कर पाऊंगा तो उतने ही बजे बात कर पाओगे आप।
right? So this is what the strength, this is what the competitiveness which is there in the market, right? Now, if I'm talking about the technology, we have good number of technology, and in fact if you want to log in something, there is a specific time of login in the company, but the type of technologies we are using, आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, एक डिवाइस सुनी होगी जिसको हम लोग कहते हैं पीओएस मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन. एम आई करेक्ट? पॉइंट ऑफ सेल. Yes, sir. आप लोगों ने एक और नया टेक्नोलॉजी देखी होगी जिसमें कि ये मुझे लगता है कि ये वो ग्रुप है स्टूडेंट्स का जिसने बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए डॉक्यूमेंट शायद कभी सबमिट करे होंगे बैंक में, राइट? स्टूडेंट्स, आज 2024 जैसे साल में इफ यू वांट टू ओपन योर बैंक अकाउंट, यू आर नॉट सपोज टू डिपॉजिट एनी डॉक्यूमेंट. आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होती. They are having their own portal. It will take approx 5 minutes to 7 minutes to open one bank account in bank. ठीक है, 5 से 7 मिनट लगते हैं. एक बैंकर आपके पास आएगा, उसके पास एक छोटा सा टैब होगा, उस टैब में उनका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, वो आपके डॉक्यूमेंट की फोटो लेंगे, आपकी फोटो लेंगे, वेरिफिकेशन होगा, एंड विद इन 7 minutes यू विल गेट योर बैंक अकाउंट, राइट? एंड बाकी की प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वेरिफिकेशन होने में, तो दैट विल टेक अ नॉर्मल टाइम. But just look at the technology, look at how much fast we are working in this industry, and this much fast candidate and performance is required in this industry. इस इंडस्ट्री में अगर आप सस्टेन करना चाहते हैं लंबे समय तक, तो आप लोगों को इतनी स्पीड से काम करना पड़ेगा, इतने डेडिकेशन से काम करना पड़ेगा, और मुझे लगता है करना भी चाहिए, क्योंकि जब भी एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए कोई होता है तो वो आपकी तरफ देखता है कि आई एम हैविंग मनी. ये तो मैंने आपको बात बहुत क्लियर बताई कि इस इंडस्ट्री के पास पैसा है, आने वाले समय में लोगों के पास पैसा होगा, बस आपको करना क्या है, उन पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना है जिससे कि हम उनके साथ जस्टिस कर सकें. आई होप मैं क्लियर हूं अपनी बात पे. ठीक है, नाउ अगला कॉन्सेप्ट जहां पे इज अ ड्राइवर, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ड्राइवर फॉर लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, एंड द ड्राइवर इज क्रेडिट इंक्लूसिविटी, राइट? Now, when I'm saying the type of money we are having in the capital market, look, we cannot deny the strong relationship between the capital market and banking industry, right? हम capital market को banking industry से अलग नहीं कर सकते, ना banking industry को capital market से अलग कर सकते. आज जो banking industry इतना अच्छा perform कर रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं capital market भी responsible है, और जो कैपिटल मार्केट इतना फ्लुएंटली फ्लॉलेस काम कर रहा है, उसके पीछे बैंकिंग इंडस्ट्री भी रिलेटेड है. तो बोथ द इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज, राइट? तो वी कैन नॉट डिटैच द परफॉर्मेंस ऑफ कैपिटल मार्केट. हमको इंक्लूसिविटी लेके चलनी होगी, हमको वो मार्केट को कंसीडर करना होगा. द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दे आर हैविंग, वी नीड टू कंसीडर इट. The type of changes they are adopting in their industry, in the market, we need to adopt it. और जो हमारे changes हैं, हमारी इंडस्ट्री के changes हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि कैपिटल मार्केट के परफॉर्मर्स भी हमको एक्सेप्ट करेंगे. Now, the next concept जो कि very strong driver for largest economy, that is financial support to rural entrepreneurship. अब देखिए, देश का जो कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर का, अगर मैं प्राइमरी सेक्टर कहता हूं, इसका मतलब कि मैं उस जगह पहुंच गया हूं जिस जगह आजादी के समय कंट्रीब्यूशन हमारा सबसे ज्यादा था. 1951 में हम लोगों ने फर्स्ट 5-year प्लान डेवलप किया था, और उस फर्स्ट 5-year प्लान में हमारा ब्रॉड विजन था कि हम इंडिया के एग्रीकल्चर को कैसे बेहतर बना पाए, जो कि समय के साथ साथ धीरे धीरे कंट्रीब्यूशन कम हो गया. और जिस पेस पे अब सरकार काम कर रही है अमृत काल में, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो कि फार्मर्स को अब सरकार ये कह रही है कि आप ऐसे क्रॉप्स बोइए जिसका कि यूज हम कर पाए बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन द गवर्नमेंट इज टेकिंग इनिशिएटिव टू मोटिवेट द फार्मर्स टू टेक एन इनिशिएटिव. और आप, सरकार बहुत सिंपल से कैलकुलेशन कहती है, सरकार कहती है कि अगर आपके पास 1 हेक्टेयर लैंड है, उस टेक आउट 1 piece of 1 hectare of land, आप अपने 1 हेक्टेयर लैंड में से 1 पीस निकालिए और उसमें प्रैक्टिकल करके देखिए न्यू क्रॉप का, एक नई क्रॉप का प्रैक्टिकल करके देखिए. तो वो ये कहती है कि आप लैब अपने खेत पे ही बनाइए और आप ही प्रैक्टिकल करिए.
और इससे बेनिफिट आप ही को होने वाला है, राइट? सो दिस इज हाउ गवर्नमेंट इज सजेस्टिंग द प्राइमरी सेक्टर टू ग्रो। कई विद्वानों को जब आप सुनेंगे तो आप लोग ये समझ पाएंगे कि इंडिया का रूरल सेक्टर इज हैविंग फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, बाय द वे एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी कई अच्छी अच्छी पोजीशंस पे होंगे, और ईश्वर करे उनको और अच्छी पोजीशंस मिले वहां पे। जब उनको बैंक बोलती है कि अब हम आप लोगों को रूरल एरिया में शिफ्ट कर रहे हैं, तो उनका माइंड थोड़ा सा अलग हो जाता है कि मुझे रूरल एरिया में काम नहीं करना। मगर मेरी अपनी समझ से मैं आपको बताऊं कि जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं आपके बैंक के लिए, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, अच्छा अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस एरिया में बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगी उस एरिया में बैंक का रोल भी ज्यादा होगा। तो इंडिया में रूरल एंटरप्रेन्योरशिप इज हैविंग फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म। And if I said the rural entrepreneurship, that means an opportunity to develop a business through rural production. And अगर entrepreneurship develop हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि me as a bank is also having a very good opportunity to perform in rural India. तो आप लोग प्लीज संकोच मत करिएगा अगर आप लोग में से किसी को भी बैंक ये कहती है कि क्या हम आपको रूरल भेजें। कई लोग काम नहीं करना चाहते रूरल में, क्योंकि उनकी आदत नहीं होती रूरल में काम करने की। तो आप लोग प्लीज डिनाई मत करिएगा, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी, जहां पे आप काम कर सकते हैं, जहां सरकार भी चाहती है कि एंटरप्रेन्योरशिप वहां पे डेवलप हो। अगर वहां एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हुआ तो ये बात समझिए कि आपका भी किरदार बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा और बहुत सारी चीजें वहां सीखने को मिलती है। तो जो रूरल में काम कर चुके हैं उनके लिए अर्बन में काम करना बहुत टफ काम नहीं है, बट जो अर्बन में काम कर चुके हैं उनके लिए रूरल थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, तो आप लोग को अगर कभी मौका मिले रूरल में काम करने का, मैं आपको इंश्योर कर रहा हूं वहां बहुत अपॉर्चुनिटी है काम करने की। और बीइंग अ मेंबर ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री, यू मे गेट लॉट्स ऑफ थिंग्स टू लर्न इन रूरल इंडिया। Now, the next growth factor is, which is again a very important growth factor, that is customized and well-defined strategy. Look, बहुत सिंपल से कैलकुलेशन है। अगर मैं आपको ऐसी ब्रॉड क्लासिफिकेशन बताऊं तो इंडियन इकोनॉमी का 3 मेथड में क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट इज अर्बन, सेकंड इज सेमी अर्बन या आप उसको सेमी रूरल बोल लीजिए, या थर्ड कैटेगरी आता है रूरल, राइट? अर्बन, सेमी अर्बन एंड रूरल, तीनों में बैंकिंग का सेलिंग स्ट्रैटेजी अलग अलग होता है। यू कैन नॉट यूज द सेलिंग स्ट्रैटेजी ऑफ अर्बन इन रूरल, यू कैन नॉट यूज द सेलिंग स्ट्रैटेजी विच यू आर यूजिंग इन सेमी अर्बन इन रूरल, and you cannot use the strategy of semi-urban in urban. Selling strategy is entirely different. The type of language which you need to speak in urban is entirely different from rural. In rural sector, you have to be equipped with a regional language. Because rural में अगर आपको उनका confidence gain करना है, तो आपको उनकी regional language समझना बहुत जरूरी है। और कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। If you are spending 3 months, तो मुझे लगता है 3 महीने में आप उनकी language को सीखने लगेंगे, समझने लगेंगे। राइट, तो अगर आपको स्ट्रैटेजी सेट करनी है खुद के लिए, राइट, कभी बोर मत होइएगा इस इंडस्ट्री में, राइट, बिकॉज एक ही जैसा काम करते करते कई बार मोनोटोनस सिचुएशन हो जाती है। बट अगर आप अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, सो यू नो, और ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जहां आपको हर दिन एक नया दिन होता है, हर दिन नए लोगों से मिलने की अपॉर्चुनिटी होती है, हर दिन कुछ नया सीखने की अपॉर्चुनिटी होती है। तो कंटिन्यू सीखते रहिए, इस इंडस्ट्री में आपके लिए बहुत जगह है, ये इंडस्ट्री आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। एंड मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी को कस्टमाइज रखोगे, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट, फ्रॉम बैंक टू बैंक, फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन, फ्रॉम अर्बन टू सेमी अर्बन, फ्रॉम सेमी अर्बन टू रूरल, so I am 100% sure you will get a fantastic success in this industry. Now the next growth factor is, I understood I am running out of time, just give me 2 minutes more. Another very important growth factor for Indian economy to grow is a sustainable decision, right? This is the most important factor जो एक HR देखता है आप लोगों में। जैसे for an example, अगर मुझे अजीत is there in the meeting, Mintu is there in the meeting, साहिल is there in the meeting, अगर मुझे आप लोगों को select करना है, right? और मुझे कंपनी ने चार्ज दिया है, HDFC बैंक ने, कि अभिषेक सर can you please recruit me 3 candidates from this batch, तो मैं आप लोगों में सिर्फ एक ही चीज पकड़ने की कोशिश करूंगा, और वो चीज है whether you are
taking a sustainable decision or not? क्या आप एक अच्छा और एक किफायती डिसीजन ले सकते हैं क्या? किसके लिए? क्या आप एक अच्छा डिसीजन अपने क्लाइंट के लिए ले सकते हैं? क्या आप एक अच्छा डिसीजन अपनी कंपनी के लिए ले सकते हैं? क्या आप एक अच्छा सस्टेनेबल डिसीजन खुद के लिए ले सकते हैं? अगर आप में ये काबिलियत है टू टेक अ सस्टेनेबल डिसीजन, और इसको हम लोग दूसरी लैंग्वेज में ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच भी कहते हैं। व्हाई आई एम कॉलिंग इट ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत कई तरह के लोग होते हैं। जैसे ही मैं पॉइंट करता हूं ना कि द ग्रोथ रेट ऑफ दिस इंडस्ट्री इज 20%, तो दो तरीके होंगे आपके पास। आप ये भी कह सकते हो सर ओनली 2% ग्रोथ रेट, कम ऑन इट्स वेरी लेस। बट इस क्लासरूम में वो भी स्टूडेंट्स होंगे जो ये बोलेंगे वाओ सर व्हाट ए कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस इंडस्ट्री, 20% कंट्रीब्यूशन, ये तो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। तो इस इंडस्ट्री में उनकी जरूरत है जो बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखते हो कि सर आज 20% है ना, बहुत अच्छी बात है, मैं जब इस इंडस्ट्री में एंटर होऊंगा ना सर, आप देखिएगा मेरी वजह से इस इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट 20% से भी ज्यादा का होगा। So this is the approach which you need to keep in mind when you are entering in this industry. Now, the last very important growth driver for Indian economy, that is from banking industry, is the skilled workforce. आने वाले समय में आप लोगों को भी रिक्रूट करना होगा लोगों को, तो आप लोग भी प्लीज समझिए कि आप लोगों को किस तरह के लोगों को रिक्रूट करना है, राइट? दो कॉन्सेप्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, दिस इंडस्ट्री इज अ टेक्निकल इंडस्ट्री। विदाउट हैविंग एनी टेक्निकल नॉलेज नो वन कैन बिकम अ सक्सेसफुल इन दिस इंडस्ट्री फर्स्ट। सो यू नीड टू अपस्किल योरसेल्फ। जैसे आप सभी लोग यहाँ पे ब्रांच मैनेजर बनना चाहते हैं, उसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि उसकी पोजीशन बहुत अच्छी होती हो सकता है उसको पर्क्स बहुत अच्छे मिलते हो सकता है उसको बेनिफिट्स बहुत अच्छे मिलते हो सकता है कि उसका जो इंसेंटिव होता है वो ज्यादा होता है, हो सकता है कि उसके अंडर में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज्यादा होते हैं, हो सकता है कि उसका जो क्लाइंट बेस होता है वो बहुत एक्सपेंसिव, बहुत बड़ा क्लाइंट बेस होता है। तो कई सारे रीजन हो सकते हैं व्हाई यू वुड लाइक टू बिकम अ ब्रांच मैनेजर। सिर्फ एक चीज आप लोगों को हेल्प करेगी इन योर व्हाट आई कैन से प्रमोशन, दैट इज योर अपस्किल। आप जितना अपने अंदर अपस्किलिंग पे काम करोगे, अपस्किलिंग मतलब होता है ऐसी स्किल्स ऐड करना जिससे कि आपका इंक्रीमेंट और प्रमोशन हो। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज अपस्किलिंग। ये एचआर के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। नाउ क्रॉस स्किलिंग मतलब ये होता है कि अगर मैं एक सेक्टर में काम कर रहा हूं, फॉर एन एग्जांपल इफ आई एम अ पर्सनल इन्वेस्टर, राइट, ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे फ्रंट ऑफिस के बारे में पता ना हो। व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रंट ऑफिस, राइट? तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि फ्रंट ऑफिस कैसे काम करता है। इफ आई एम मेरे पास उसकी भी स्किल्स होनी चाहिए। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा आजकल जब भी कोई बैंकिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन होता है तो उसको बैंक के हर डिपार्टमेंट में काम करवाया जाता है, लगभग 6 महीने से 1 साल। ऐसा इसलिए करवाया जाता है कि वो आप लोगों को क्रॉस स्किलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। क्रॉस स्किलिंग का मतलब ये होता है कि आपको ये भी पता हो कि फ्रंट डेस्क में रोल क्या होता है, आपको ये भी पता हो कि पर्सनल बैंकर्स का रोल क्या होता है, आपको ये भी पता हो कि एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का रोल क्या होता है, आपको ये भी पता हो कि अगर आपको अकाउंट होल्डिंग करनी है या कैशियर की पोजीशन पे बैठना है तो उसका रोल क्या होता है, एंड लाइकवाइज। तो ये हर ब्रांच, हर बैंक अपने एम्प्लॉयज में डेवलप करने की कोशिश करती है। So upskilling is very important and very sensitive, and cross skilling is again a very important and sensitive information. So these are the growth drivers which is important for the largest economy to grow in banking and finance sector. So this is my request. Please one by one if you can ask me a question if you have any question. मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आप लोगों को आने वाले 25 साल में ये देश कैसे ग्रो करेगा, उसमें बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री का कैसे रोल रहेगा, और उसमें मेरा मतलब आप और मेरा रोल क्या रहेगा, मैंने उसको आपको बताने की कोशिश करी। हम लोग कैसे इस इंडस्ट्री में अलाइन कर पाएंगे, किन किन सेक्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन कौन सी पॉइंट्स पे को ध्यान देना चाहिए, मैंने कोशिश करी कि आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं। टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम था, 1 घंटे। मैं कोशिश करूंगा कभी मौका मिला तो आपसे फेस टू फेस मिलके we will discuss more about this industry, right? So one by one if you have any question you can ask.
Hello, sir. Yes, who's this? Sir, myself Neha. Yes, Neha. Sir, what do you mean by fintech? What is the concept of fintech? Oh my God. So Neha, can you please tell me from which specialization you are, so that I can give you the more relative example. Hello. Neha. Yes, Neha. हाँ सर, मेरा BCA हुआ है सर कंप्लीट. BCA. Okay. मतलब आप हाँ. टेक्निकल नॉलेज आप थोड़ा सा रखते हैं. हाँ. राइट. आपने एक कंपनी है उसके बारे में सुना है क्या? रेजर पे एक कंपनी है. रेजर पे. हाँ सर, सुना है, पेमेंट की डिजिटल पेमेंट. So this Razorpay company comes under fintech because basically they're not banks. They're just providing a medium for transaction of money from one bank to another bank. So they are just a channel. They are providing the channel of transaction of money from one bank to another. So that is a fintech section which is very famous. और ये 2014 के बाद से डेवलप होना शुरू हुआ है. तो अभी इसमें बहुत ब्रॉड मार्केट है. अभी इसमें we are having a very good opportunity, Neha. So if you are planning to expand, because your portfolio, your graduation qualification is aligning, because BCA is again a technical a course which you did. So I think you can use the knowledge of BCA in fintech, right? So because companies are looking for the candidate from technical knowledge and having the banking knowledge. So for those students who are having a technical plus banking knowledge, is more relevant in the companies of fintech, right? So the Razorpay is one example. Likewise, we are having n number of companies, fintech companies who are working in India, who are using the concepts, because look, designing of software is entirely different, right? But using the concept of finance in the designing of software and application of the software, we need someone from the banking and finance industry. So this is about the fintech. So I think for Neha, your opportunity is quite good in fintech. I hope I cleared your concept and doubt. Yes, sir. Anyone else? हेलो सर. Yes, Ajit. सर, अगर सपोज दैट कि हम किसी प्राइवेट बैंक में जॉब लग जाती है, Yeah. तो इफ इट इज पॉसिबल आफ्टर सम टाइम कि हम AMC में ज्वाइन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो. देखो, ये पॉसिबल है कि बैंकिंग से एएमसी में जाया जा सकता है, बट एएमसी से बैंकिंग में आना बहुत टफ है, क्योंकि बैंकिंग के परफॉर्मेंस और फंक्शंस आर एंटायरली डिफरेंट. मतलब दिस इज मोर टफ देन एएमसी. बट मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जब आप बैंकिंग में एंटर हो जाओगे अजीत, तो आपको एएमसी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज एएमसी इज अ स्मॉल पार्ट. क्योंकि आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो जितनी बैंक्स हैं, लगभग हर बैंक का अपना एक एएमसी है. जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. अभी आप लोगों ने थोड़े दिन पहले एक न्यूज सुनी होगी अबाउट एचडीएफसी, कि एचडीएफसी इज नाउ गेटिंग, एचडीएफसी बैंक इज getting merged with HDFC Limited, right? So HDFC Limited is a AMC, right? So AMC में काम करना बहुत specific काम है, but banking we are having a broad scope of working. So it is not difficult to get enter into the AMC. 100% you will get chance in AMC if you are having a banking experience. But अगर एक बार जब कोई बैंक में एंटर हो जाता है ना, आपने बहुत ऐसे कम लोग देखे होंगे जो AMC में एंटर होते हैं. हाँ, अगर उसको बहुत हायर पोजीशन मिल रही है, हायर पैकेज मिल रहा है, तो शायद एक चांस है कि एएमसी में. बट यस, अगर किसी को बैंकिंग नॉलेज है तो एएमसी में उसका चांस अच्छा रहता है जी. इट्स गुड दैट यू आस्क दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चन आज से 3 साल 5 साल बाद का क्वेश्चन है. वेरी गुड अजीत. यस, एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? किसी को भी कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क सर डायरेक्टली. कोई भी इशू बैंकिंग के रिगार्डिंग? नो वन हैज एनी डाउट? अमोल, Sir, कामिनी, hello. तुषार. Sir, what if someone wants technical analysis? What if someone wants to become a technical analyst in bank? In AMC. In AMC, okay. Your focus area is AMC, right? Yes, sir.
ओके अजीत, तुषार, यस सर। बहुत सिंपल लैंग्वेज में पूछ रहा हूँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में जवाब देना। ओके सर। क्या विजन है? पैसा कमाना है? यस सर, पैसा कमाना है। अगर पैसा कमाना है तो डायरेक्ट फ्रंट पे काम करो, राइट? फंड में। टेक्निकल एनालिस्ट में पोजीशन बहुत सेफ होती है। यू विल गेट अ कैबिन इन द बैंक इन एएमसी। आपको एक कैबिन मिलेगा, यू जस्ट नीड टू एनालाइज द डॉक्यूमेंट्स। बैक ऑफिस जॉब होता है, बहुत इजी जॉब होता है, बहुत कंफर्टेबल जॉब होता है। बट इफ यू आर प्लानिंग टू अर्न मनी, फ्रंट पे खेलो, कंज्यूमर के साथ इंटरेक्ट करो। द वे यू सेल योर पॉलिसी एएमसी में पैसा बहुत बढ़ेगा, राइट? सो इफ Yes, sir. योर ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी, don't try for analyst and these type of things. Back office job पे focus कम करके client Okay. based job पे focus करो। AMC के AMC पे बहुत पैसा है, fantastic opportunities AMC। सर फिर बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग में ही जाना बेनिफिशियल होगा क्या? एएमसी से ज्यादा? तुषार, एक बार मुझे आपकी प्रोफाइल चेक करनी पड़ेगी। आई थिंक गुरप्रीत इज अ करेक्ट पर्सन, एंड इफ यू वांट मी टू चेक द प्रोफाइल, आई विल आस्क गुरप्रीत टू शेयर योर प्रोफाइल। एक बार मैं आपकी प्रोफाइल देख के देन आई विल सजेस्ट कि बैंक में जाना ज्यादा ठीक रहेगा कि एएमसी में जाना ज्यादा ठीक रहेगा। बिकॉज इट डिपेंड्स sir. वेदर यू आर हैविंग एनी वर्क एक्सपीरियंस और इन द बैंक और एएमसी, या क्या क्वालिफिकेशन है, कितना क्वालिफिकेशन है। बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं जो एचआर करता है, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है वेदर योर प्रोफाइल इज सुटेबल फॉर बैंकिंग और एएमसी। बट डोंट वरी तुषार, बोथ इंडस्ट्री, जैसा मैंने अजीत को भी जवाब दिया था कि यू आर हैविंग अपॉर्चुनिटी। अगर आप बैंक में काम कर चुके हो तो एएमसी में एंटर होना आसान रहता है, कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि क्लाइंट बेस दोनों का लगभग सेम होता है। लोग, क्लाइंट बेस ट्रस्टेबल बैंक का ज्यादा होता है, एएमसी का कम होता है। तो अगर आप बैंक में ज्यादा अच्छा काम कर चुके हो तो यू मे नॉट फेस दैट मच डिफिकल्टी इन एएमसी। आपको आपका क्लाइंट बेस सेट हो चुका होगा बैंक से, राइट? आपको अपने क्लाइंट को सिर्फ कन्विंस करना है कि दिस इज समथिंग विच यू आर टारगेटिंग फॉर, और उसको सिर्फ ट्रस्ट डेवलप करना है कि आप जो सजेस्ट कर रहे हो वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी होगा। तो आई थिंक तुषार, इन द स्टार्टिंग आई थिंक बैंकिंग इज अ वेरी गुड पार्ट टू एंटर इनटू। एक बार आप अपना क्लाइंट बेस डेवलप करो, इंट्रैक्शन डेवलप करो, और पैसा अच्छा कमाना है तो क्लाइंट इंट्रैक्शन ही रखना, राइट? ऐसा मेरा। थैंक यू सर। Anyone else? By the way, Gurpreet, your students are very good. I think that they all are the patient listener, and I enjoyed a lot in last 1 hour. I think it is more than an hour. So yeah, so I enjoyed a lot. The type of questions they are Your putting. knowledge, your insights, sir. Yeah, I sir. was listening to all the session whole session. Okay, कोई Yeah. है सर जो किसी को Shilpa, Yes, sir. Credit industry. come again. सर थोड़ा क्रेडिट इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे? Credit sector. यस सर, क्रेडिट इंडस्ट्री। क्रेडिट इंडस्ट्री, ओके। सो क्रेडिट, देखो अलग से इसको हम लोग इंडस्ट्री कहते तो नहीं है एक्चुअली। अगर आप देखेंगे तो हम लोग कैपिटल मार्केट का जो इन्वेस्टमेंट होता है और जिस तरह के हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स ड्रॉ करते हैं, आप उसको क्रेडिट इंडस्ट्री कह सकते हो, राइट? तो क्रेडिट इंडस्ट्री अलग अलग इंडस्ट्री के लोग अलग अलग सेक्टर में कहते हैं, राइट? जैसे आप बैंकिंग इंडस्ट्री में एंटर होगे तो वहां पे क्रेडिट का मतलब कुछ और होगा। जब आप एएमसी में एंटर हो जाओगे या आप ऐसी कंपनीज के साथ एंटर होगे, या लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, जैसे आप म्यूचुअल फंड्स में एंटर होगे, तो म्यूचुअल फंड में एंटर होगे तो वहां पे क्रेडिट जो इंडस्ट्री है वो अलग होगी। तो अगर मैं ब्रॉड क्लासिफिकेशन बताऊं शिल्पा, तो आपको डिसाइड करना होगा कि वेदर यू वुड लाइक टू मेक योर करियर इन बैंकिंग इंडस्ट्री और एएमसी, बिकॉज वी आर हैविंग अभी एक नया कॉन्सेप्ट चला है बैंकिंग इंडस्ट्री में जिसे हम लोग नियो बैंकिंग कहते हैं, राइट? सो नियो बैंकिंग इज अगेन अ कल्चर इन बैंक जो कि अभी कुछ सालों पहले से ही स्टार्ट हुआ है। और ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये जो फिनटेक जो 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 मैं हम लोगों ने डिस्कस किया अभी, ये 2014 के बाद से डेवलप हुआ है। तो इसमें अभी भी बहुत अच्छे चांस है। मैंने आप लोगों को बताया फिनटेक में हमारे पास डिजिटल पेमेंट्स में हमारे पास 65% टारगेट है 2026 का, ऐसा बॉस्टन कंसल्टिंग का कहना है। तो उसके 65% से ज्यादा ही होगा 2026 के बाद से, आई एम 100% श्योर। तो क्रेडिट की जब बात आती है तो कई बैंक्स इसको कहती हैं कि बैंक्स के केस में ये बैकएंड वाला जॉब होता है, जो क्रेडिट हैंडलिंग वाला जॉब होता है। तो एएमसी में अगर मैं क्रेडिट की बात करूं तो एएमसी में क्रेडिट
का रोल थोड़ा सा अलग होता है बिकॉज इसमें आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन, शिल्पा. Yes, sir. Thank you. हेलो सर. यस. सर मैं ये पूछ रहा, क्रेडिट में जाने के लिए क्या क्या मुझे सपोर्ट मिलेगा सर? क्रेडिट में जाने का मुझे, मैं एचडीएफसी बैंक में अभी. आप इन्वेस्टमेंट बैंक करें अभी? बिजनेस लोन के लिए अभी सेल में है. अच्छा, आप सेलिंग में हैं और बिजनेस लोन के लिए हैं. आपको क्या आपको क्रेडिट में जाना है क्या? अच्छा. क्रेडिट एनालिसिस, क्रेडिट ऑफिसर, ओके. क्रेडिट मैनेजर. मैं आपको एक बात बताऊं, क्रेडिट ऑफिसर ट्राई करते हैं कि उसको इस सेक्शन में आने को मिले. I don't know why you are trying back to the credit officer. I understood that job is very comfortable job. The job is bit safe job, but आपको करना ज्यादा कुछ नहीं होगा. सिर्फ मैंने जो एक कॉन्सेप्ट बताया था मेरी स्लाइड नंबर 3 में, that is upskilling. आप upskilling पे थोड़ा सा ध्यान दो. I think it's not difficult for you to shift. आप कर सकते हो, right? I hope I answered your question. Upskilling पे ध्यान दो. I think गुरप्रीत. मैं उसमें हो जाएगा ना फिर सर, इंटरव्यू मैनेज किए तो? सॉरी, कम अगेन. अपने अभी तो मैंने एकेडमी ज्वाइन की है, वो क्रेडिट में अपने को सपोर्ट मिल जाएगा ना सर? बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा. हाँ वही सर, नहीं तो एमबीए स्टूडेंट लेते, इसके कारण मैं पूछ रहा था सर. नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. मैंने बोला नहीं. ना, दिस इंडस्ट्री इज टेक्निकल इंडस्ट्री. जो बैंकिंग इंडस्ट्री है ये टेक्निकल इंडस्ट्री है. आप लोग देखेंगे ऐसा कोई बहुत मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो डिमांड है एमबीए की, ये पिछले 10-15 साल से स्टार्ट हुई है. इसके पहले जब आप जो क्वालिफिकेशन देखेंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन वो ग्रेजुएशन ही हुआ करती थी बैंकिंग में. इनफैक्ट मैं आपको ऐसे एक एग्जांपल और देता हूँ. आईबीपीएस एग्जाम आप लोगों ने सुना है, राइट? आईबीपीएस का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इज ग्रेजुएशन. वो कहीं ये नहीं कहता कि इसके लिए मैंडेटरी है टू हैव द एमबीए, राइट? और वो डायरेक्ट प्रोविजनरी ऑफिसर बनाता है आईबीपीएस से. एम आई करेक्ट? तो बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर आपके पास स्किल है तो आप ग्रेजुएशन करके भी आगे बढ़ सकते हो. आई होप आई आंसर्ड इट. Sir, I have one question. Yeah, who's this? Sir, if it is possible, after that I have joining private banks. I have transfer my career private bank to PSU banks. Oh my God. On the basis of experience. अच्छा, ओके, ठीक है. मैं एक सजेशन दूं? Yes sir. देखो, अगर आपने प्राइवेट बैंक ज्वाइन किया है तो बहुत क्लियर विजन है कि ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर कि पैसा कमाना है, राइट? पब्लिक सेक्टर बैंक में जाने के पीछे ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं लोगों के, कि अगर किसी को सेफ जॉब करनी है तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक की तरफ जाते हैं. सेफ जॉब इन द सेंस कि जहां लंबे समय तक, हालांकि मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, जितना वर्कलोड अब प्राइवेट बैंक में होता है उतना ही वर्कलोड अब पब्लिक सेक्टर बैंक में भी है. तो अब ऐसा कोई ज्यादा डिफरेंस रहा नहीं, राइट? रही मनी अर्निंग और इंक्रीमेंट की बात, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंक्रीमेंट एंड मनी अर्निंग इज मोर इन प्राइवेट सेक्टर एज कंपैरिजन टू द पब्लिक सेक्टर. और बहुत क्लियर डायरेक्शन है मेरा, बहुत क्लियर ऑब्जर्वेशन है, आप लोग विदाउट क्लियरिंग एन एंट्रेंस एग्जाम आप पब्लिक सेक्टर बैंक ज्वाइन मत करिएगा, राइट? या तो आपका वो एक्सपीरियंस 25 इयर्स के से ज्यादा का हो, राइट? अगर आपके पास 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है बैंकिंग इंडस्ट्री में, तब आपका एक पोर्टफोलियो अच्छा डेवलप हो जाता है. और जब पोर्टफोलियो डेवलप हो जाता है तो हमारे चांसेस उस इंडस्ट्री में जाने के बढ़ जाते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक. जब तक आपका पोर्टफोलियो डेवलप नहीं होता, अगर आपको पब्लिक सेक्टर बैंक में एंटर होना हो तो मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, दैट इज टू क्लियर एंट्रेंस एग्जाम एंड देन एंटर इनटू द पब्लिक सेक्टर बैंक. और मुझे 100% पता है, अगर आप एक बार प्राइवेट सेक्टर बैंक में जॉब कर लेंगे फिर आप पब्लिक सेक्टर बैंक की तरफ मूव नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक के अपने कुछ फैसिनेटिंग पॉइंट्स होते हैं, राइट? बिकॉज यू विल अर्न मोर मनी इन द प्राइवेट सेक्टर बैंक, क्योंकि वह टारगेट बेस्ड काम होता है. ज्यादा क्लाइंट्स होंगे, ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाओगे तो यू विल अर्न मोर, यू विल गेट मोर मनी फ्रॉम द बैंक. और मैंने आपको बताया ना, इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, 2 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट है ये, राइट? सो मार्केट इज हैविंग सफिशिएंट मनी टू गिव यू, ठीक है? और बस मेरा एक छोटा सा सजेशन ये है सभी लोगों को है,
जब आप ज्वाइन करोगे कोई भी बैंक, राइट, ये मैं आपको बताऊं, कई बार कुछ बैंक्स में ज्वाइनिंग का पैसा कम रहता है, राइट। आप जब ज्वाइन करोगे तो आपको हो सकता है कम पैसा मिले, बट आप जैसे जैसे इस बैंक में परफॉर्म करते रहोगे यू विल एंटरटेन मोर मनी, ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाओगे। अच्छा, सजेशन ये है कि आप कोई भी बैंक ज्वाइन करना, एएमसी ज्वाइन करना या बैंक ज्वाइन करना, कोशिश करना कि उसमें कुछ समय तक आप ठहर सको। लगभग 3 से 4 साल आप उस बैंक को दो, राइट। जब 3 से 4 साल उस बैंक को दोगे तो आपका एक जैसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में पोर्टफोलियो कहते हैं, आप लोगों का पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तब आप स्विच करने के लिए कोशिश करना, 3 से 4 साल के पहले स्विच करने की कोशिश मत करना। I hope I answered your question. Yes. Hello, sir. Yes. Hello, sir. I have one question, sir. Yeah, please. सर ज्यादातर लोग सर बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए मतलब सेल्स इज इक्वल टू टारगेट ऐसे मतलब मिथ है सर, मतलब अपने दिमाग में बैठे सर सेल्स इज इक्वल टू टारगेट, लेकिन ऐसे अपने आप में फियर निकालने के सर क्या करें सर? फियर निकालने का, अगर सेल्स टारगेट का फियर है तो उसका एक ही तरीका है, और वो तरीका है सेल्स करो, राइट। आप जितना ज्यादा सेल करोगे, और मैं आप लोगों को बताऊं, कैन यू प्लीज नेम हु इज आस्किंग दिस क्वेश्चन? सर महेश यादव सर। महेश, जो फियर आपको था यही फियर मुझे भी था जब मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, राइट। तो मुझे ये फियर था कि यार हाउ कैन आई कन्विंस समवन टू इन्वेस्ट इन दिस अकाउंट और इन दिस पॉलिसी। मैं किसी को कैसे कन्विंस करूं, मुझे अंदर से ऐसा डर लगता था कि यार माय क्लाइंट इंटरेक्शन इज वेरी वीक, राइट। अब मैंने उस फियर को हटाया कैसे? मैं आंख बंद करके बस उसमें एंटर हो गया, ठीक है। और जब मुझे फेस करना पड़ा, जब मुझे क्लाइंट को फेस करना पड़ा, जब मुझे कन्विंस करना पड़ा, हाँ 1-2 बार मुझे प्रॉब्लम आई, बट उसके लिए आप जब एंटर होगे तो आपका ब्रांच मैनेजर आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। आपके पीछे आपके सीनियर्स होंगे जो आपको पहले 2-3 इंटरेक्शन में आपको हेल्प करेंगे। 2-3 इंटरेक्शन में आपको आदत हो जाएगी कि हमारी पिच कैसी होनी चाहिए, राइट। और अभी ये कंडीशन है कि महेश, आप मुझे एट रैंडम किसी को भी इस पूरे वर्ल्ड में आप मुझे किसी को सामने बिठा दीजिए, आई एम रेडी टू कन्विंस हिम और हर, मैं उसको कन्विंस कर दूंगा। हाँ, टाइम चेंज हो सकता है, किसी को शायद 5 मिनट में कन्विंस कर दूं, किसी को हो सकता है आधा घंटे में, किसी को 1 घंटे में, बट आज मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया है महेश कि आई कैन कन्विंस एनीवन, राइट। और ये इसीलिए आया क्योंकि अगर मैं डरता, अगर मैं एंटर नहीं होता तो शायद मुझे आज वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता जो आज है, ठीक है। तो अगर आपको ये कॉन्फिडेंस लाना है, अगर आपको ये फियर है, एंटर इनटू दिस बिजनेस, क्लाइंट इंटरेक्शन डेवलप करो, और आप देखना महेश, आप इस क्लाइंट इंटरेक्शन में कितने सक्सेसफुल। आज से 4 साल बाद आप मुझसे बोलोगे कि सर आपने बोला था एंटर हो जाओ आंख बंद करके, एंड यू विल गेट एवरीथिंग इन दिस बिजनेस। ट्रस्ट मी, आई होप महेश आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। ओह, थैंक यू सर। One more question. Yes. One by one. One by one, please. सर Yes. हेलो सर, आपने जो अपस्किलिंग के बारे में बोला तो कुछ एग्जांपल वगैरह देके बताइए ना। Okay, so for an example, Shilpa, you are entering into a bank as a personal banker, ठीक है। आप इस किसी बैंक में सिलेक्ट होती हैं ऐसे पर्सनल बैंकर। आप उस पर्सनल बैंकर पोजीशन पे कब तक काम कर सकते हो बताओ? क्योंकि आपका भी टारगेट होगा, बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया कि यू नो व्हाट फैसिनेट्स इन बैंकिंग इंडस्ट्री इज द पैकेज एंड द रेपुटेशन एंड द वैल्यूएशन। तो ब्रांच मैनेजर सब बनना चाहते हैं, बट ब्रांच मैनेजर बनने के लिए आपको अपने अंदर अपस्किलिंग करनी होगी। सो फॉर एन एग्जांपल, अगर आप पर्सनल बैंकर हैं, जैसा मैंने आपको बताया, आप जब एक बैंक में एंटर होंगे तो आपको हर डिपार्टमेंट से इंटरेक्शन करवाया जाएगा, तो आपको हर डिपार्टमेंट की नॉलेज होगी, फर्स्ट। सेकंड इज आप समझ जाएंगे कि आपको ब्रांच मैनेजर बनने के लिए कौन से स्किल की जरूरत होगी, राइट। आप आइडेंटिफाई करो whatever you would like to do, शिल्पा। अगर आपको ऐसा लगता है सर्टिफिकेट करने कोर्स करने की जरूरत है, डू द सर्टिफिकेशन। अगर आपको ऐसा लगता है कहीं मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत है, डू द प्रैक्टिस। दिस इज व्हाट वी कॉल अपस्किलिंग,
राइट? द मोमेंट यू डेवलप दोज स्किल्स इन यू जो आपको ऊपर उठाने में हेल्प करेगा, दोज कॉन्सेप्ट्स आर नोन एज अपस्किलिंग कॉन्सेप्ट्स. इज दैट क्लियर? परफेक्ट. सो डोंट वरी, आप जस्ट एंटर हो जाओगे, देन यू इटसेल्फ आइडेंटिफाई दैट मुझे अगर मैं ये 2-3 चीजों में काम कर लूं, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं अपने कम्युनिकेशन पे काम कर लूं, राइट, मैं अपने कन्विंसिंग नेगोशिएशन पे काम कर लूं या कन्विंसिंग में काम कर लूं, तो यू कैन डू मच बेटर इन दिस इंडस्ट्री. लाइकवाइज शिल्पा, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. यस सर, वैसे सर सजेस्ट करेंगे ना हमें हमारे सीनियर्स वगैरह की, आप मतलब ये किया तो अब मतलब हो जाएगा ऐसा कुछ? देखो, अगर सीनियर्स आपसे कॉम्पिटिटिव फीलिंग नहीं रखेंगे तो आपको जरूर सजेस्ट करेंगे, बट अगर सीनियर्स आपसे कॉम्पिटिटिव फीलिंग रखेंगे तो आपको सजेस्ट नहीं करेंगे. आपको ये खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. बाकी मुझे ऐसा लगता है कि अगर अच्छे सीनियर्स होते हैं, जैसे आप मुझे एक बात बताइए शिल्पा, अगर आप जब सीनियर बन जाएंगी तो क्या आप अपने जूनियर्स को सजेस्ट करोगे? है ना? यस सर, यस. तो हाँ सर. तो ऐसा समझिए कि आपके सीनियर्स भी आपको सजेस्ट करेंगे कि शिल्पा आपको ऐसा करना चाहिए, और ऐसा करने से उनको लगेगा कि अगर आपका इंप्रूवमेंट होगा तो दे विल सजेस्ट यू 100%. तो कोई ना कोई शिल्पा वहां जरूर होगी जिस बैंक में आप जाओगे, दे विल हेल्प यू. शिल्पा, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. यस सर, यस. थैंक यू सर. Hello, sir. Yes, who's this? Sir, myself Neha. Neha, yes, Neha, tell me. सर मेरा ग्रेजुएशन बीसीए में हुआ है और पीजी मेरा एमबीए इन एचआर है और एमबीए सर मेरा हाँ ओपन यूनिवर्सिटी का है. MBA? तो मतलब हाँ तो मेरे लिए मतलब बैंकिंग में मतलब कौन सी फील्ड सही रहेगी, और सर अलग अलग बैंक के मतलब जो इंटरव्यू अपेयर होने के लिए मतलब एज क्राइटेरिया का मतलब क्या है सर? ओके. सबसे पहली बात तो आपके पास ना बहुत डिफरेंट पोर्टफोलियो है, बिकॉज बीसीए इज अ टेक्निकल कोर्स एंड जो आपने एमबीए एचआर किया है दिस इज बिट टेक्निकल. तो आपको एक फिक्स करना पड़ेगा दोनों में से कि मुझे रखना कौन सा है, मतलब आपको किस पे ध्यान देना है. क्योंकि जब आप एचआर से बात करोगे तो आपको दोनों में से एक को एम्फेसाइज करना होगा, राइट? कि बिकॉज आई एम एमबीए इन एचआर तो मेरा पोर्टफोलियो वैसा होना चाहिए. अगर आप बोलोगे कि आई डिड बीसीए तो आपका पोर्टफोलियो वैसा होना चाहिए. अगर आप बीसीए को इनकैश करना चाहते हो तो फिनटेक में आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया, राइट? तो फिनटेक इज हैविंग ए फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी अगर आप बीसीए को इनकैश करना चाहते हो. और मेरा सजेशन आपको यही है कि आप बीसीए को इनकैश करो, एमबीए को मत करो, क्योंकि आपने मुझे बताया कि वो आपका डिस्टेंस लर्निंग से है, राइट? तो कई बार एचआर उसको शायद ऐसे ना ले कि शायद आपने क्लासेस अटेंड नहीं करी होगी या कुछ भी कह सकते हैं. तो आई थिंक दिस इज जस्ट माय सजेशन, इफ यू कैन एनकैश योर बीसीए. आपके पास वो टेक्निकल कोर्स है, कई लोगों के पास नहीं होता ये, ठीक है? तो अगर आपके पास है तो यूटिलाइज दैट एक्सपर्ट इन द फिनटेक कंपनी. आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन हियर. ठीक है? ओके सर. और इसमें कोई एज लिमिट का ऐसा नहीं है, कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है. सिर्फ आपको सेल करना आना चाहिए. देखो, चाहे इंडस्ट्री कोई भी हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, एएमसी हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर आपको सेल करना आता है तो यू आर द सक्सेसफुल पर्सन. ठीक है? और सेल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आपको सिर्फ अपना 100% देना है, कन्विंस करना है, नेगोशिएट करना है. बहुत सारी चीजें आप लोग करते हुए सीखेंगे, राइट? बहुत सारी चीजें मैं आपको ऐसे ऑनलाइन इंटरेक्शन से नहीं बता सकता. कई सारी चीजें जब आप एंटर हो जाएंगे, करने लगेंगे, तब आप वो सीखेंगे. बट डोंट वरी, हम सब आपके साथ हैं, डोंट वरी. यस, अनदर क्वेश्चन. आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चंस. यस सर, थैंक यू. Hello, sir. Yes. Gentlemen, can I come after this question? Yes. Meghna, yes. मैं मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर अपन बैंकिंग इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो यहाँ पर प्रोफेशन मैटर करता है. लाइक मेरा एमबीए एचआर एंड फाइनेंस से है, ठीक है. तो यहाँ पर प्रोफेशन मैटर करें. यहाँ पे क्या ना करें, एक बार फिर से बोलिए. जैसे मैं मतलब प्रोफेशन जैसे मेरा एमबीए है एचआर एंड फाइनेंस से ठीक है. फील्ड में, तो हाँ, तो यहाँ पर जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री में अपन एंटर हो रहे हैं तो यहाँ पर प्रोफेशन मैटर करता है. प्रोफेशन मैटर करता है? मैं समझा नहीं, मतलब आपका क्वालिफिकेशन मैटर करता है? हाँ, क्वालिफिकेशन मैटर करता है. मेघना, आप देखो, मैंने ये बोला ना कि ये टेक्निकल इंडस्ट्री है, तो आप जो कोर्स अभी कर रहे हो
इस कोर्स को आप प्लस करेगा आपका एमबीए इन फाइनेंस। तो जब भी आप बोलो कि आपने एमबीए किया है तो आप ये बोलिएगा कि आपने एमबीए फाइनेंस प्लस एचआर किया है। सो व्हाट दैट विल कंसीडर फाइनेंस एज अ मेजर एंड एचआर एज अ माइनर। ठीक है, तो जब आप उसको एचआर के सामने पिच करोगे तो थोड़ा सा उसको मतलब फाइनेंस एंड एचआर, राइट। तो एमबीए फाइनेंस प्लस एचआर, so that will help you to get enter into the financial company. ओके ओके। Yes, Durga Das. हेलो सर। Yes, hello. सर मैंने देखो सर, अब मैंने अभी अभी आरआरबी पीपीओ का एग्जाम दिया है सर, ये ठीक है। गवर्नमेंट है हाँ। सर। फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से सर मैंने एक एकेडमी ज्वाइन किया JISF। ओके। क्या सर प्राइवेट सेक्टर जल्दी जल्दी स्टार्टअप करना ये सही रहेगा ना सर, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से? ओके ओके ओके। हाँ, तो मेरे दोस्त लोग वो बोल रहे थे कि तूने गलत कर दिया, तूने इतने पैसे डाल के फाइनेंशियल एकेडमी क्यों ज्वाइन किया, अच्छा, ओके। तुझे 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 सिर्फ गवर्नमेंट की तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा, हाँ समझ गया मैं। हाँ, मैंने सर खुद की कंडीशन देख के मैंने ये सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ स्टार्टअप करना पड़ेगा अभी। ओके। या सही है गलत है सर? मुझे लगता है कि ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करना कहीं से कहीं तक हार्मफुल नहीं होता दुर्गा। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ चीज का एहसास इमीडिएटली नहीं होता, मगर कुछ समय बाद होता है, राइट। तो दुर्गादास, अभी आपको एहसास शायद इस बात का नहीं होगा कि आपका जो पैसा था आपने इन्वेस्ट किया है, जो जो आपका पैसा आपने इन्वेस्ट किया है इसका रिवर्ट आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, अब वो किस फॉर्म में मिलेगा ये मुझे नहीं पता, मगर आज से 4 साल 5 साल बाद आपको इस बात का बेनिफिट जरूर मिलेगा कि आपने एकेडमी ज्वाइन करी। आपको जो कॉन्सेप्ट यहाँ सीखोगे, आपको जो डायरेक्शन यहाँ से मिलेगा, आप यूज करोगे, भले ही आपका सिलेक्शन आरआरबी में हो जाए, राइट, वहां पे भी आप ये कॉन्सेप्ट जरूर यूज करोगे, राइट। बट लेट मी टेल यू, आरआरबी का थोड़ा सा मॉडल अलग रहता है क्योंकि उसको बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव अलग था। दैट इज बेसिकली वर्किंग ऑन 50-35-15। आप लोगों ने आपने ये मॉडल सुना होगा शायद, राइट। आरआरबी का ये मॉडल होता है 50-35 और 15, तो इस मॉडल पे काम करता है वो, राइट। तो बट डोंट वरी दुर्गादास, जो मैंने आपको मेरी लास्ट स्लाइड का जो आखिरी पॉइंट था वो अपस्किलिंग था। ठीक है, तो दुर्गादास आप ऐसे समझो कि जो काम आप 4 साल बाद करते, वो काम आपने आज कर लिया बाय ज्वाइनिंग द एकेडमी। ओके सर, थैंक यू। वेरी गुड। नहीं सर, दैट्स अ ग्रेटफुल VSI एकेडमी। Yes, yes, I know. All teacher is good, sir. Yes. Thank you so much. We'll get a success. Don't worry, Durgadas. Okay, Just sir. wait for the time. एंड दुर्गादास, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है प्राइवेट सेक्टर में तो बिल्कुल चले जाना। प्राइवेट सेक्टर इज, आई थिंक ही इज नॉट लिसनिंग, सो प्लीज कम्युनिकेट दिस मैसेज टू दुर्गादास। सो इफ ही इज गेटिंग अपॉर्चुनिटी इन प्राइवेट सेक्टर, प्लीज गो अहेड, बिल्कुल भी मिस ना करें। यस सर, मैं बोल सकता हूँ सर? हु इज दिस? पराग सर। पराग, यस पराग, टेल मी। सर सॉरी, एक्चुअली मैंने अभी लेक्चर पूरा अटेंड नहीं किया ड्यू टू ऑफिस वर्क एक्चुअली। तो मुझे सजेशन ये चाहिए आपसे कि मैं रिटेल में कंटिन्यू करूँ या फिर मैं अभी जो फील्ड में हूँ उसी में आगे कंटिन्यू करूँ, ऐसा मुझे मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है। You're currently working with ICICI, right? यस सर। Yes. तो आप कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो? सर मैं ICICI सिक्योरिटीज में हूँ, म्यूचुअल फंड डिपार्टमेंट में अभी वर्किंग हूँ। ठीक है। हाँ सर, हाँ ऑलमोस्ट मुझे 1.5 साल हो गया मैं यहाँ पर वर्किंग कर रहा हूँ। परफेक्ट। इससे पहले मैं सेल्स में करता था। ठीक है। सेल्स प्रोफाइल मेरा जॉब था। उसके बाद मैं यहाँ पर हैदराबाद लोकेशन पे अभी मैं वर्किंग कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मतलब मैं रिटेल में जाऊँ या फिर म्यूचुअल फंड में ही, क्योंकि मुझे म्यूचुअल फंड में भी अदर्स ऑप्शन मिल रहे, लाइक कैफेनटेक कंपनी है यहाँ पे हैदराबाद में, तो वहां से भी मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी मिला था मुझे, बट मैंने वो लिया नहीं क्योंकि यहाँ पर मैं न्यू ज्वाइन हुआ था। उसकी वजह से मैं इमीडिएटली चेंज किया नहीं जॉब वहां से। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि म्यूचुअल फंड में ही कंटिन्यू करूँ, इधर अभी ICICI सिक्योरिटीज है तो उसमें सिक्योरिटीज में बहुत सारे डिपार्टमेंट है,
लाइक म्यूचुअल फंड डिपार्टमेंट है, फंड्स ऑप्स है, क्लाइंट ऑप्स है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि इसी डिपार्टमेंट में कंटिन्यू करूँ, ग्रोथ करूँ, या फिर रिटेल में, सेल्स में वगैरह जाऊँ करके। ओके, तो पराग अभी आप म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट कस्टमर से इंटरेक्शन करते हो क्या? नहीं सर, मैं बैकएंड पे हूँ, Backend ऑपरेशन पे। में हूँ सर। ओके, तो पराग मेरा सजेशन ये है कि देखो एकदम से कुछ मत करना पराग, अभी धीरे धीरे ग्रेजुअली ट्राई टू गेट अ पोजीशन ऑफ रिटेल। ठीक Yes, है, sir. रिटेल में क्या होगा, यू विल स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद द कस्टमर्स। ठीक है, Okay. ये जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है ये बहुत हाई रेप्यूटेटेड कंपनी है, राइट? तो ये इतनी आसानी से रिटेल हैंडलिंग देता नहीं है, राइट? उसके लिए बहुत सारी अपस्किलिंग मांगता है। एम आई करेक्ट? Yes, sir. राइट, तो डोंट वरी, इसमें बहुत जल्दी करने की जरूरत नहीं है, बट म्यूचुअल फंड में ही रहना, एएमसी में ही रहना, उसको चेंज मत करना म्यूचुअल फंड को, बट एक बार रिटेल पे आ जाओ बस। Okay, sir. ठीक है, रिटेल पे आ जाओ, फिर थ्रू आउट लाइफ रिटेल में रहना, यू विल गेट अ फैंटास्टिक सक्सेस। आप चलो मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। आप आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के जितने भी टॉप रैंक ऑफिसर्स हैं, आप वो ऑफिसर्स को देखेंगे, वो सब रिटेल वाले हैं, Yes, sir. राइट? तो अगर आपको उस पोजीशन तक पहुंचना है कि आप सीईओ बनो, सीडीओ बनो, सीएफओ बनो, तो उसके लिए आपको रिटेल तक पहुंचना पड़ेगा। तो टेक योर टाइम, इतनी जल्दी मत करना, जैसे आप कोर्स कर रहे हो, राइट? सो यूटिलाइज दिस कोर्स। आप धीरे धीरे आप शिफ्ट होगे फ्रॉम बैक एंड टू द रिटेल, और जब आप कस्टमर इंटरेक्शन पे पहुंच जाओगे, उसके बाद थोड़ा सा समय लेना वहां पे, और फिर देखना आप कितना एंजॉय करोगे। ऑल्सो दैट विल ओपन द डायरेक्शन टू बिकमिंग अ सीईओ और द जनरल मैनेजर ऑफ अ कंपनी। ठीक है पराग, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. और सर, और एक सर, मेरा अभी ग्रेजुएशन हुआ है, बीकॉम में हुआ है, और अभी मैं एमबीए कर रहा हूँ डीवाई पाटिल से, बट मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, डिस्टेंस एमबीए कर रहा हूँ। तो वो कुछ बेनिफिशियल रहेगा या फिर कैसे सर? क्योंकि अभी तो एक्चुअली मेरा बीकॉम हुआ है, बट अभी मैं आईसीएसई में ऑन रोल पे नहीं हूँ। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप एमबीए कंप्लीट कर लो करके, तो उसके बाद आपको ऑन रोल ले लेंगे करके। सो दैट्स व्हाई मैं ऑनलाइन एमबीए कर रहा हूँ। तो उसका कुछ और भी बेनिफिशियल रहेगा या फिर कैसे सर? पराग अभी तो कोशिश करो कि पहले ऑन रोल हो जाओ। ठीक है, अगर एमबीए करने के बाद अगर आप ऑन रोल हो जाते हो, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी, क्योंकि आईसीआई सिक्योरिटीज में दे आर पेइंग गुड टू द एम्प्लॉइज, बट उसके लिए ऑन रोल होना जरूरी है, राइट? तो पहले तो कोशिश करो कि ऑन रोल हो जाओ, रिटेल सेक्टर मिल जाए, मतलब कस्टमर इंटरेक्शन मिल जाए, फिर आप देखना आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, राइट? बट जल्दीबाजी में कोई डिसीजन मत लेना, राइट? ठीक है, तो पहले कोशिश करो कि ऑन रोल हो जाओ, रिटेल मिल जाए, और फिर आगे बढ़ेंगे अपन। यस सर, यस सर, डेफिनेटली सर। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हेलो सर। यस सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, मॉर्निंग में नहीं एडजस्ट होऊंगा क्या सर क्लास का? मॉर्निंग बैच में ये क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है। यू कैन कनेक्ट मी डायरेक्टली ऑन दिस क्वेश्चन। जो भी है, प्लीज इस क्वेश्चन को लेके मुझे डायरेक्ट कनेक्ट करें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, दिस क्वेश्चन इज टू regarding the classes. He's asking about the classes, right? We can schedule that classes in the morning. Okay. So okay, that's right. So it's not relevant to the session. It's okay, I understood. Anyone else? Anyone? Hello, Anyone? सर। yes please. सर, मैं नेहा बोल रही हूँ। Yes नेहा, बोलिए। नेहा बोलिए, I am listening. Gurpreet, now you need to conduct the session on every week basis. Yes, sir. Definitely. I'm just kidding. Every Saturday we can do it, or maybe Sunday morning. No, sir. It's very insightful session for our candidates, as well as they're asking the question and getting their doubt also. Right? Yes. I'm also learning something regarding that AMCs and all. So it's also insightful session for me as well. It's my pleasure. Durgadas, again, want to ask anything? सर अभी सॉरी फॉर अभी मैं क्लास लीव कर सकता हूँ सर, बिकॉज आई एम वर्किंग बिजी।
ये आपको गुरप्रीत ज्यादा अच्छे बता पाएंगे। गुरप्रीत सर, हाँ सर मैं अभी आप क्लास इसके रिगार्डिंग आप मुझे कॉल करिएगा, ठीक है? ठीक है, आफ्टर सेशन यू कैन कनेक्ट मी रिगार्डिंग दिस, ठीक है? हेलो सर। यस Sir, please check chat box. सर मेरा बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट है। तो एग्रीकल्चर के बेसिस से प्रॉफिट कौन सा होगा सर? एक सेकेंड। कंफर्टेबल कौन सा फील्ड कंफर्टेबल? Ma'am, I didn't receive Meghna. You're talking about Meghna. I didn't receive any on the chat box. So is this for Gurpreet, right? Okay. So हाँ, what you have asked कि Regarding सर आपका क्या classes, है? किसी को कोई BSc issue है, Agriculture. they can connect me directly, ठीक है? बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट है सर। ठीक है, अब क्या करना है? उसके बेसिस से अभी बैंकिंग में कौन सा पोस्ट अवेलेबल है? बहुत बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ब्रॉड अपॉर्चुनिटी है। मैंने आप लोगों को बताया अभी रूरल एंटरप्रेन्योरशिप करके एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है। तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। सेकंड इज, अगर आप किसी तरीके से आरआरबी से जुड़ सकते हो तो नथिंग लाइक दैट। मैंने आप लोगों को बताया अभी ऑलमोस्ट ऑल द कॉर्पोरेट, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक इज हेडिंग टूवर्ड्स द रूरल पार्ट, राइट? तो आप किसी भी बैंक को ज्वाइन करोगे, दे विल 100% आस्क यू फॉर द रूरल। तो अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर से किया है, एग्रीकल्चर, हाँ, तो आप ये समझ पाएंगे कि आपके जो क्लाइंट्स हैं, राइट? क्योंकि फॉर एन एग्जांपल, आपको पता है कि रबी और खरीफ क्रॉप का परचेजिंग और बाइंग किस सीजन में होता है, ठीक है? तो आप जब उसको पॉलिसी सेल करोगे तो आप ये बता पाओगे कि वो पेमेंट कब कर पाएगा, ठीक है? ये वही कर पाएगा जिसको रबी क्रॉप, खरीफ की या इंश्योरेंस की या कई सारी चीजों की नॉलेज होती है, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर वाले को होती है, जो कि नॉर्मल बाकी स्पेशलाइजेशंस में नहीं होता। तो अगर आपका बीएससी एग्रीकल्चर है तो आई थिंक यू कैन यूटिलाइज योर एक्सपर्ट इन रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स में आप इसको यूज कर सकते हो। और जितनी भी कॉर्पोरेट बैंक्स हैं वो आजकल रूरल में अपना एंटर हो रही हैं। तो अगर आपको रूरल इंडिया में चांस मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट, ठीक है? हेलो सर, गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाश। यस आकाश। सर मैंने भी बीएससी एग्रीकल्चर किया है और बाद में सर एमबीए अपने रायसोनी कॉलेज से सर मार्केटिंग में किया है। परफेक्ट। तो सर ये पूछना चाहता हूँ सर, मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी सर कहाँ, किस बैंक में और किस पोस्ट पे मिलेगी सर? बिल्कुल आंख बंद करके आप आरआरबीज में भी जा सकते हो। सेकंड, आप कॉर्पोरेट बैंकिंग में ज्वाइन कर सकते हो। आपने चूंकि मार्केटिंग किया है तो कंपनी शायद आपको डायरेक्ट ऑन फील्ड जॉब दे दे, ओके सर, जहां पे आपको डायरेक्ट क्लाइंट से इंटरेक्ट करना होगा, और वो क्लाइंट सारे फार्मर्स और रूरल पीपल होते हैं। तो आई थिंक यू कैन डू मच बेटर कम्युनिकेशन। ओके सर, थैंक यू सो मच। Hello, sir. Yes. Sir, myself Neha. Yes, Neha. Tell me. Sir, how? Neha, I'm listening. Hello. Neha, you are not audible. हेलो सर। यस सर, एक सवाल है आपसे डिजिटल पेमेंट के बारे में। पूछिए। जैसे कि सर अर्बन एरिया में जो डिजिटल पेमेंट होता है तो वहाँ के लोग जो सर एक्टिव होते हैं, वैसे सर रूरल एरिया के लोग जो उतने एक्टिव नहीं हो पाते, उनको हम कैसे सजेस्ट कर सकते हैं? उसी के लिए इस बार के बजट में भी, और इनफैक्ट कई सालों से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है, एक कॉन्सेप्ट होता है जैसे हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी। तो जो बैंकिंग बिहेवियर अर्बन के लोगों का है वो बैंकिंग बिहेवियर रूरल में लोगों का नहीं है। अब ऑब्जेक्टिव सरकार का बहुत क्लियर है कि रूरल में भी लोगों का बिहेवियर बैंकिंग के लिए चेंज कर सके, और मुझे लगता है कई हद तक चेंज भी हुआ है, दो चेंजेस की वजह से। पहला चेंज जो हुआ है कि अब क्रॉप इंश्योरेंस करके सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जिसके अकॉर्डिंग एवरी फार्मर नीड्स टू गो फॉर द इंश्योरेंस ऑफ देयर क्रॉप, और वो क्रॉप इंश्योरेंस बैंक अकाउंट से ही होता है, क्योंकि जो क्रॉप इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो बैंक अकाउंट में ही आएगा, ठीक है?
तो आप लोग देखेंगे फार्मर्स काफी सेंसिटिव हैं अबाउट डूइंग द इंश्योरेंस ऑफ देयर क्रॉप, पहला। दूसरा, अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो तो किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी करके कॉन्सेप्ट होता है जो कि लगभग हर बैंक प्रोवाइड करती है। अब केसीसी के लिए भी आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। अब किसी का अगर बैंक अकाउंट ओपन हो गया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था जिसके अकॉर्डिंग जनधन योजना प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग बैंक अकाउंट्स ओपन हुए थे। तो अगर किसी रूरल में किसी का बैंक अकाउंट ओपन हो गया है तो दे मे यूज द अदर मोड फैसिलिटीज विच वी आर हैविंग। तो आजकल पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स करने नहीं पड़ते, इनफैक्ट रूरल में भी दे आर यूजिंग द ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट, राइट। तो रूरल में भी डेवलप हो रहा है, बट स्टिल द अपॉर्चुनिटी इज स्टिल देयर टू वर्क ऑन, क्योंकि उन लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है बैंकिंग टर्मिनोलॉजी समझने में। अगर मैं उनको इन्वेस्टमेंट बोलूंगा, एएमसी बोलूंगा, म्यूचुअल फंड्स बोलूंगा, उनको उतना शायद समझ में नहीं आएगा। उनको मैं आरओआई बोलूंगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, उनको मैं एवरेज रेट बोलूंगा, बैंक रेट बोलूंगा, बेस रेट बोलूंगा, उनको शायद उतना समझ में नहीं आएगा। उनको मार्जिन लैंडिंग समझ में नहीं आता, उनको रिटेल बैंकिंग समझ में नहीं आता। तो उनके साथ थोड़ा सा ये बात है, बट अगर आप उनको इजी लैंग्वेज में समझाएंगे, राइट, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन में उनको समझाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो लोग भी समझेंगे। और उन लोगों के लिए भी द सेफ मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज म्यूचुअल फंड, राइट, मगर वो थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में। They still believe in having the cash on hand, right? सर Yes. सर एक्चुअली मेरा इंजीनियरिंग हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग, Okay. एंड मैंने मास्टर्स भी कंप्लीट किया है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में। ठीक है। मतलब 19 में जब मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था तो मेरा शादी हो गया तो मैंने मतलब छोड़ दिया वो। तो अभी वो कंप्लीट करना बेनिफिशियल रहेगा या मतलब बैंकिंग? क्या कंप्लीट करना? कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एमई किया था मैंने, सब कुछ क्लियर कर दिया फर्स्ट क्लास में, पर मेरा लास्ट जो प्रोजेक्ट बचा था तो मेरी शादी हो गई अप्रैल में 19 में। तो उसके बाद मैंने मतलब कॉलेज गई, पूना में कॉलेज है, गई भी नहीं और मैंने ज्वाइन भी नहीं है कि, तो मेरे हस्बैंड का कहना था कि तुम सिविल में जाके मतलब एक स्टेबिलिटी नहीं रहेगा तो बैंकिंग में करना। ठीक है। हाँ, तो उसके बाद मैंने एग्जाम वगैरह दिया, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसमें नहीं हुआ सर मेरा, क्योंकि बाकी के रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी और मैं नहीं कर पाई सर। अंडरस्टूड। हाँ, तो मैं फिर अभी जैसे मेरे 2 बेबीज भी है, तो अभी मैं यहाँ पे एंटर हुई, तो वो कंप्लीट करना मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा या नहीं? ओके, सो शिल्पा, इसका बहुत क्लियर आंसर है। अगर आप वो ग्रेजुएशन था क्या? हाँ, मास्टर्स था सर। मास्टर्स था? ग्रेजुएशन हो गया है मेरा ग्रेजुएशन, ठीक है। हाँ। तो मुझे लगता है कि मास्टर्स अगर आपका कंप्लीट नहीं हो पाया तो कोई बहुत मेजर सोचने वाली बात नहीं है। और अगर आपने अपना डायरेक्शन फिक्स कर लिया है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में ही अपना बिजनेस मतलब अपना करियर आगे फोकस करना है, जो कि फीमेल्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, राइट, क्योंकि ऐसा माना जाता है, रिसर्च प्रूव कर चुका है कि फीमेल्स का कन्विंसिंग पावर इज मोर देन मेल्स, राइट। तो अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में एंटर ही होना चाहती है तो आई थिंक विच इज मोर सेफ एज कंपैरिजन टू सिविल, तो आप प्लीज बैंकिंग इंडस्ट्री में एंटर होइए और एक नया पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट करिए अगर आपका मन हो तो। ओके सर। और वो पोस्ट ग्रेजुएशन आपका बैंकिंग और फाइनेंशियल इंडस्ट्री में होना चाहिए। तो क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो और स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इंजीनियरिंग, आपने इंजीनियरिंग किया था सिविल से, राइट? हाँ सर। हाँ, आपका इंजीनियरिंग हेल्प करेगा मतलब जो इंजीनियरिंग कोर्स होता है उसमें। सेकंड, आपका जो अभी सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो वो हेल्प करेगा, और इसको और बूस्ट मिल जाएगा अगर आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में करोगे तो। ओके। और सर कितने साल का रहता है वो? वो 2 साल का रहता है। नहीं सॉरी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है तो आप एक बार चेक कर लेना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग शायद अब आपको 1 साल का ही पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा, ओके, राइट। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने सिविल में कहीं जॉब करी होती या अभी आप सिविल की कोई कंपनी ज्वाइन कर रही होती, तब मैं आपको कहता कि सिविल में पोस्ट ग्रेजुएशन आप कंप्लीट कर लीजिए। बट अभी चूंकि आपका डायरेक्शन बैंकिंग इंडस्ट्री है तो आप यहाँ से सर्टिफिकेट करिए, और अगर आपको और स्ट्रेंथ करना है देन यू कैन गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस। सर मैंने जॉब लेक्चरशिप किया था सर। ओके
ओके ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज में किया था पूना में। चलेगा, बट चूंकि वो इंडस्ट्री हमारा सिविल इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं उसको काउंट नहीं कर हाँ रहा हूँ यहाँ पे। हाँ हाँ सर हाँ। बट शिल्पा, आई थिंक यू आर हैविंग अ फैंटास्टिक पोर्टफोलियो। आप अपना फाइनेंस में आगे बढ़िए। जैसा मैंने आपको बताया, फीमेल्स आर हैविंग मोर कन्विंसिंग इन फाइनेंस इंडस्ट्रीज, इसलिए आप लोग देखेंगे कुछ पोर्टफोलियोज के लिए बैंक्स वर आस्किंग स्पेशली फीमेल्स कैंडिडेट्स टू फॉर द इंटरव्यू, राइट? तो इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन शिल्पा। यस सर, थैंक यू। थैंक यू। गुरप्रीत। हेलो सर। हेलो, यस सर, माई सेल्फ नेहा। यस नेहा, टेल मी। सर सर मुझे एक अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे, एसबीआई का क्रेडिट कार्ड सेल का था सर, एक पोस्ट ठीक है। मॉल में यहाँ पे। तो मैं अगर वो ज्वाइन करती हूँ तो मतलब मुझे वो फ्यूचर में मतलब उसका मतलब बेनिफिशियल ही रहेगा क्या सर? अच्छा क्या नेहा, मतलब पहले तो मुझे ये बताइए कोर्स? कि आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ किया है आपने? नेहा। हेलो सर, ग्रेजुएशन बीसीए है। बीसीए किया है, ओके। और इसके बाद कहीं एक्सपीरियंस है क्या आपको किसी बैंकिंग? हुआ है। और पीजी मेरा नहीं सर, पीजी एमबीए इन एचआर है और एक्सपीरियंस नहीं है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो selling credit card is not a on-roll job, right? Because now companies are identifying some external agencies or some off-roll jobs, और वो इंसेंटिव बेस्ड होता है। आप जितना क्रेडिट कार्ड बेच लोगे आपको उतना पैसा मिल जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप अपस्किलिंग करो, जैसे जो BIFS है, Academy is offering lots of certificate program, and in fact you are getting a very good opportunity from the angle of placement. तो आप वो वहां एनर्जी लगाने से अच्छा है, क्रेडिट कार्ड सेलिंग इनमें एनर्जी लगाने से अच्छा है आप पढ़ने में एनर्जी लगाओ, और इसके बाद जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां अपनी एनर्जी को सही यूटिलाइज करना, राइट? तो मेरी समझ ये कहती है कि अभी एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा नहीं, क्योंकि यू मे नॉट गेट वेरी गुड अमाउंट, एक्चुअली उसका अमाउंट कोई और यूज कर रहा है जो उसका बेनिफिट है, राइट? तो अभी आप उसको अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे। मुझे ऐसा लगता है आप अपस्किलिंग करो, जो कि आपका बीसी है, तो मुझे लगता है कि फिनटेक में यू कैन डू वेरी गुड, बिकॉज दैट इज अ टेक्निकल प्रोग्राम, और उसके बाद आप एंटर हो जाओ फिनटेक में। और सर मतलब आपके इंस्टीट्यूट से मतलब कोई पीजी का भी मतलब कोई कोर्स है क्या, पोस्ट ग्रेजुएशन वैसा भी कुछ करना पड़ेगा क्या सर? यस, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट यू विल गेट इट। कुछ कुछ महीने वेट करना पड़ेगा, 2 से 3 महीने लगेंगे, बट our institute will definitely design lots of good programs for you. We are in the process of designing lots of good programs for you. बट प्लीज अपनी एनर्जी ओके वहां सर, मत थैंक यू। यूटिलाइज करना सेलिंग क्रेडिट कार्ड्स, राइट? आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कंपनी, मैं किसी कंपनी के अगेंस्ट में नहीं हूं, बट मुझे लगता है कि आप में और भी अच्छी काबिलियत है, आप उसको सही जगह यूज करिए एनर्जी को। ठीक है, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और किसी का कोई डाउट? सर मेरा एक क्वेश्चन था। यस सर मैं प्रज्ञेश। ये सेकंड ईयर में मेरा प्रज्ञेश आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है सर? हेलो। बोलो बोलो बोलो। सर बैंकिंग में अगर अपन करते हैं तो किस फील्ड में, कौन से फील्ड में करना पड़ेगा जो प्रज्ञेश, कंफर्ट? क्या किया है ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन में बीबीए किया है सर। बीबीए किया है ना, तो डायरेक्टली आप अगर आपको मौका मिलता है पर्सनल बैंकिंग का, तो आप एंटर हो जाओ बैंकिंग इंडस्ट्री। सर पर्सनल बैंकिंग बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब होता है। मुझे नहीं पता बैंक आपको देगा या नहीं देगा पर्सनल बैंकिंग, मगर आप बैंक में डायरेक्ट एंटर हो जाओ, किसी भी पोर्टफोलियो में एंटर हो जाओ। आपको पहले ब्रांच मैनेजर हर डिपार्टमेंट में इंटरेक्शन करवाएगा, फिर आपकी कैपेबिलिटी और स्किल्स के बेसिस पे दे विल गिव यू वन डिपार्टमेंट ऑफ वर्किंग। परफेक्ट सर। और सर मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है सेल्स में। सेल्स वो में? रिटेल शॉपी का था, मतलब रिटेल ओके, में था। तो किस फील्ड में ज्यादा बेटर रहेगा सर, मार्केटिंग में रहेगा या फिर फाइनेंस में? मुझे ऐसा लगता है कि आपको फाइनेंस में ज्यादा अच्छा मिलेगा मौका,
क्योंकि देयर इज वन कॉन्सेप्ट कॉल्ड कंज्यूमर लोन, सुना है आपने? यस सर, यस सर। हाँ, तो कंज्यूमर लोन में आपके स्किल्स यूज करे जा सकते हैं, बैंक करेगा आपको यूज। तो अगर आपको कैसी कंपनीज में मौका मिल रहा है, बजाज फिनसर्व जैसी कंपनीज में अगर मौका मिल रहा है ना, तो चले जाना बिल्कुल, आप अपने स्किल्स को वहां यूज कर पाओगे। समझ पाए प्रज्ञेश? हेलो सर। यस हेलो सर। सर। यस सर। होप सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। नो, आई थिंक स्टिल यस। सर एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे कि मुझे अभी 2 इयर्स का एचडीएफसी का एक्सपीरियंस है और मेरे पास ना आईसीआईसी का सेल्स का मतलब ऑफर लेटर है, लेकिन मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि मुझे ऑपरेशंस में ही जॉब चाहिए। तो फिर मैं क्या करूँ, अगर मुझे सेल्स में ज्वाइन कर लूँ या फिर ऑपरेशंस के लिए वेट करूँ? आप बिल्कुल भी ऑपरेशंस के लिए वेट मत करो। क्या ऑब्जेक्टिव है, पैसा कमाना है कि आराम की जिंदगी जीना है? नहीं, पैसा कमाना है ऐसे। पैसा कमाना है तो आंख बंद करके सेल्स में जाओ, मतलब ऑपरेशंस में मत जाना, ऑपरेशंस में मत जाना। डोंट वेट फॉर द ऑपरेशंस। सेल्स का मौका मिला है, डायरेक्ट कूद जाओ सेल्स में। यस सर, और थैंक दिल यू। खोल के मेहनत करो, ईमानदारी से मेहनत करो, यू विल गेट वेरी गुड मनी इन द सेल्स। और बहुत अच्छी कंपनी का मौका मिला है, तो आई थिंक यू हैव टू यूटिलाइज इट। यस सर, यस, थैंक यू। हेलो सर, यस आवाज यस आ रही है मेरी? यस, आवाज आ रही है। हाँ, मैं अवंती सर। मेरा ग्रेजुएशन बीकॉम में हुआ है ठीक है, और मेरा सर सीए इंटरमीडिएट भी क्लियर है मतलब। बहुत बढ़िया, और मेरी 3 इयर्स की आर्टिकलशिप भी कंप्लीट हुई है। शाबाश। तो सर मुझे ये पूछना था कि अगर मुझे बैंक में लाइक होम लोन डिपार्टमेंट होता है या व्हीकल लोन डिपार्टमेंट या ऐसा, तो हाँ, उसमें जॉब ऑफर मिलते हैं या वो प्रमोशन लेके फिर ही मतलब ऐसे उसमें देखो मिलता है? आप इससे ज्यादा कैपेबल हो। आप ओके, मतलब आप बहुत छोटी चीज के सपने देख रही हो, राइट? ओके। आपकी कैपेबिलिटीज से कहीं ज्यादा है, राइट? आप सीए का इंटरमीडिएट निकाल चुके हो, आर्टिकलशिप कर चुके हो, एम आई करेक्ट? यस, यस, यस। राइट, तो आपको तो बहुत अच्छी पोजीशन मिल जाएगी। आपको लोन सेक्शन में ये ऑटो लोन की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, राइट? ओके, ओके। देयर एक्चुअली इज वन। सर मतलब एक्चुअली मैंने ऐसे सुना था कि लाइक ये जो प्रोसेसिंग लोन प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट होता है, उसमें शायद थोड़ा सीए इंटरमीडिएट का वगैरह जो भी पढ़ाया हुआ है वो यूज होता है लाइक मैं बता देता उसमें। हूँ, मैं बताता हूँ आपके स्किल्स कहाँ यूज करे जाएंगे, बैंक कहाँ यूज करेगा। एक ओके, कमिटी होती है, आप पहले अपने सीए पे फोकस करो। मेरे हिसाब से आप एक बार सीए कंप्लीट कर लोगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। ओके। हर ऑर्गेनाइजेशन की एक इंटरनल ऑडिट टीम होती है, यस, यस, यस। राइट? ओके, तो आपके स्किल्स वहां ज्यादा यूज होंगे। ओके, आप अपने आप सपने छोटे मत देखो, और बड़े बड़े सपने देखो, ओके। राइट? और बट सर अगर मेरा मतलब सीए फाइनल सपोज नहीं क्लियर होता है तो क्या मुझे जॉब ऑफर्स है बैंक में या? बिल्कुल है, ओपन है, राइट? इनफैक्ट अभी भी ट्राई कर सकते हो। ओके, ओके सर। तो फिर अभी मतलब किसमें मैं फोकस कर सकती हूँ अगर मुझे जॉब अभी? देखो, अगर हम्म, आपको अभी मौका मिलता है तो आप किसी भी बैंक के किसी भी डिपार्टमेंट में काम करना स्टार्ट करो, ठीक है? ओके, ओके, आप उनको बहुत क्लियर बताना कि आपका सीए इंटरमीडिएट निकल चुका है ओके। एंड यू आर कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू क्लियर द फाइनल लैब। फाइनल, यस। और जैसे ही वो फाइनल लैब क्लियर हो जाता है तो दे विल गिव यू अ चांस इन द इंटरनल ऑडिट टीम। ओके, अगर नहीं देते हैं, फिर भी आपका फाइनेंशियल नॉलेज इज कंपैरेटिवली मोर एज कंपैरिजन टू अदर्स, एम आई करेक्ट? ओके, यस। तो आपको एक ऐसा सेक्शन देंगे जहां आपके एक्सपर्टाइज को यूज कर पाए हो, ओके, ओके सर, राइट? थैंक यू। कोई बता नहीं सकता बिकॉज ये ब्रांच मैनेजर और रीजनल मैनेजर्स डिसाइड करते हैं अच्छा, आपको कौन सा पोर्टफोलियो देना चाहिए। बट आपका नॉलेज अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है दे विल गिव यू सम गुड पोजीशंस इन द बैंक। ओके, ओके सर, थैंक यू। आई थिंक सो सर, सबके क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल आंसर्स इज गोइंग ऑन एंड ऑन। फाइन सर, थैंक यू सो मच अभिषेक सर फॉर गिविंग माय सच प्लेजर। वंडरफुल इनसाइट टू आवर कैंडिडेट सर। होप हम लोग ये हर वीक सेशन, वीक ऑन वीक हम लोग सेशन रख पाए और एटलीस्ट 15 डेज में, कि ऑन बेसिकली बच्चों का व्यू और आप आई उनको और वाज जस्ट प्रॉपर तरीके किडिंग, से गाइड कर पाए। आई वाज नॉट Okay, सीरियस, no, आई no, वाज no, जस्ट sir. We are in किडिंग। planning. We are planning now. We are already planning that this type of session is most required for the candidate for the actual ground realities.
So hope we'll invite you in future as well as sir. So thank you so much once again Pleasure on is the always behalf of others also. Thank you so much. Thank you so much. मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्ट करके और माय बेस्ट विशेस टू ऑल द स्टूडेंट्स यू विल गेट ग्रेट सक्सेस इन द कमिंग ईयर एंड as I congratulate earlier in my session that I'm congratulating again that the industry which you choose is having a very good dimensions to work in. And once again, heartiest congratulations to everyone to get entered into the banking and financial industries. And look at the hard work Shilpa is doing. She's continuously, engaging their life. And look, this is what we call life. How you are managing your life with your personal and professional. So wish you all the best. I'm always with. Now I'm a member of PIFS. So you can contact me anytime. Gurpreet is a point of contact. Please connect Gurpreet if you need any help of mine in any of the case, any of the matter. If you think Abhishek can able to answer, please ask Gurpreet. Gurpreet can answer. Right? Thank you so much. Thank you, sir. For this wonderful session. I really enjoyed a lot. Thank you, sir. Thank you. Same here, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you. Pleasure is always mine. Thank you.